हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 को डिस्कस करेंगे। जो वॉल्यूम 1 है उसमें 10 चैप्टर्स हैं। ये जो डिस्कशन है ये चैप्टर वाइज है। हर एक चैप्टर को अलग से डिस्कस किया गया है ताकि आप थॉरली सारी चीज़ों को जान पाओ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए ज़रूरी क्यों है। अगर आप एक जनरल व्यूअर हैं तो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। और जो वॉल्यूम 1 है वो कंसेप्ट बेस होता है। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। प्लस अगर आप किसी भी इंटरव्यू में हैं तो आप इंटरव्यू में अपने पॉइंट को और अपने आर्गुमेंट को वैलिड प्रूव करने के लिए भी आप जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में जितनी भी डिस्कशंस हैं उनका जो सोर्स है वो केवल इकोनॉमिक सर्वे है। किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी टीवी चैनल को जो है वो फॉलो नहीं किया गया है। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड अ वीडियो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है एक डिटेल रिपोर्ट है अबाउट द परफॉर्मेंस और स्टेट ऑफ इकोनॉमी। जो पिछले साल क्या परफॉर्मेंस रही, इकोनॉमी की स्थिति क्या थी, फ्यूचर चैलेंजेस क्या है एंड द वे फॉरवर्ड। और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? इसको इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और इस समय जो हमारे सीईए जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो के सुब्रमण्य हैं, जिन्होंने कि इसको प्रेजेंट किया है, जिनको दिसंबर 2018 में अपॉइंट किया गया था। और जो ये सर्वे है ये इन्होंने जो है वो प्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है। 1950-51 से जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट से पहले जो है वो लाया जाता है। और पिछले कुछ सालों से जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 2 वॉल्यूम्स में आता है। जैसे कि हम लोग इस वीडियो में जो है पहले वॉल्यूम 1 डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो चैलेंजेस जो इंडियन इकोनॉमी जो चैलेंजेस को फेस कर रही होती है उनको आउटलाइन करता है। और जो सेकंड वॉल्यूम है वो ब्रॉड बेस्ड व्यू देता है जो ईयर गया उसमें क्या इकोनॉमिक जो पोजीशन है वो रही। और इसमें जो वॉल्यूम 2 है उसमें जो मेजर स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनका आउटकम होता है वो भी डिटेल में डिस्कस होता है। लेकिन फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो कंप्लीटली कंसेप्ट बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो चैप्टर 1 है वो है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अमिडस्ट वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। ये चैप्टर जो 1 है ये कोविड-19 जो है उसकी सिचुएशन को गवर्नमेंट ने कैसे उसमें जो डिसीजंस लिए लॉकडाउन के और कैसे जो इंडिया का डिसीजन है वो बहुत बेटर था बाकी कंट्रीज से, इसको बताया गया है। सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जियोपार्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्मा। तो गवर्नमेंट ने ये जो कोटेशन जो महाभारत की है इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको सेंट्रल पॉइंट बनाते हुए इस श्लोक को उन्होंने जो है वो इस पॉलिसी को फॉलो किया कि जान है तो जहान है, कि उन्होंने पहले जो है लाइफ्स पे फोकस किया ना कि लाइवलीहुड पे। उनके पास 2 ऑप्शन थी कि वो लोगों का रोजगार बचाएं या लाइफ्स को बचाएं। तो उन्होंने जो जाने हैं उनको ज्यादा कीमती समझा, इसीलिए उन्होंने जो है लॉकडाउन इम्पोज किया। तो अब हम बात करते हैं कोविड-19 की सिचुएशन से। जो कोविड-19 का जो फर्स्ट टाइम था वो वुहान में हुआ था, चाइना में, दिसंबर 2019 में। और धीरे-धीरे क्या था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ये ग्लोबली और नेशनली भी। और इसके जो राइजेस थे वो राइज था केस का इतना ज़्यादा था कि डब्ल्यूएचओ ने मार्च 11, 2020 को ही इसको एक पैंडेमिक जो था वो डिक्लेयर कर दिया। मतलब 3 मंथ्स में ही इतना ज़्यादा केसेस आने लगे कि इसको एक पैंडेमिक का रूप मिल गया। और जो कोविड-19 का ये जो सिचुएशन थी ये एक वन्स इन अ सेंचुरी ग्लोबल क्राइसिस था। और एक अलग तरह का जो रिसेशन आया जैसा पहले कभी नहीं आया दुनिया में, क्योंकि इसके अंडर 90% ऑफ जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो जीडीपी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आई है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अभी तक में कि 90% तक की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आई हो जीडीपी में। और वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2020 में 4.3% की वर्ल्ड इकोनॉमी में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आई है, उनका एस्टिमेट है। और अगर हम आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो उनके अकॉर्डिंग 3.5% की जो है वर्ल्ड वाइड जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आई है। तो आप इस ग्राफ में इजीली देख सकते हैं कि यहाँ 1871 से लेके 2016 तक जो है
उन्होंने दिखाया, और उसके बाद जो करंट सिचुएशन है, उन्होंने कहा कि मोर देन 90% जो इकोनॉमीज हैं उनमें कंट्रैक्शन आएगी इन 2020। तो अगर आप इस पूरे ग्राफ को देखें तो हाईएस्ट जो था यहाँ 31 के पास था, लेकिन अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखा जाए तो यही पॉइंट है 2020 का, जबकि तो आप देख सकते हैं कि 90% जो इकोनॉमीज हैं उनमें जो है वो रिसेशन है। अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया की जो पॉलिसी रिस्पॉन्स था, कैसे वो स्पेनिश फ्लू की जो रिसर्च है उस पे उन्होंने उसको जो है वो सेंट्रल पॉइंट रखा। तो सबसे पहले स्पेनिश फ्लू के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो स्पेनिश फ्लू था 1919 में आया था, और इसमें 500 मिलियन के करीब जो थे वो लोग इन्फेक्ट हुए थे, और करीबन करीबन 50 मिलियन लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी। मतलब वर्ल्ड वार 1 में जितनी डेथ्स हुई थी उससे कहीं ज्यादा जो थी वो स्पेनिश फ्लू से जो थे वो लोग मर गए थे। ऐसा क्राइसिस आया था। तो उस समय जो पॉलिसीज यूज की गई, गवर्नमेंट ने उस रिसर्च को फोकस किया, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले जो था, पहला फोकस ये था कि जो पैंडेमिक का जो कर्व है, जो इतने केसेस राइज कर रहे हैं, उसको फ्लैटन किया जाए, ताकि उतनी देर में जो है वो टाइम मिल जाए, ताकि ज्यादा लोगों को जो है प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट मिल पाए, और जो फर्टिलिटी रेट है वो अल्टीमेटली कम हो जाए। और जो नेटवर्क स्ट्रक्चर्स थे और जो ट्रांसमिशन जो पैंडेमिक जैसे उसको इफेक्ट कर रहा था, तो अगर हायर पॉपुलेशन है तो उससे फास्टर स्प्रेड होगा पैंडेमिक का। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा था, जो डेंसर एरिया थे जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जो डेंसली पॉपुलेटेड है, वो ज्यादा वल्नरेबल थे फास्टर स्प्रेड के लिए। क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग तभी हो सकती, लोग तभी दूर हो सकते हैं जब कोई एरिया बहुत डेंस ना हो, लेकिन अगर डेंसली पॉपुलेटेड है तो चांसेस बहुत ज्यादा थे उसके स्प्रेड होने के। और ये केस और भी ज्यादा जो था सीरियस था जब पैंडेमिक बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सिचुएशन थी। जो इंडिया ने जो अर्ली लॉकडाउन लगाया, उसने क्या किया कि जो हमारा पीक जो था, जो पीक बहुत जल्दी आ जाना था, आगे हमने इस डिस्कशन में बहुत अच्छे से बताया कि बाकी कंट्रीज में जो पीक है बहुत जल्दी आ गया, लेकिन इंडिया का जो पीक टाइम था कोरोना के केसेस का, वो काफी लेट आया। इससे जो इसका मैग्नीट्यूड है पीक का, वो भी कम गया, और इसी से जो हमारी टोटल मोर्टेलिटी बर्डन था वो काफी हद तक कमा। हमें एक टाइम मिला जिससे हम अपने हेल्थ सिस्टम को और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर पाए। पैंडेमिक की स्टार्टिंग में ही जो है लॉकडाउन लगा देना, और उसको बहुत इंटेंसली जो था लॉकडाउन लगा था, शॉर्ट रन में भले वो कॉस्टली हो इकोनॉमिक टर्म से, लेकिन उसके बाद जो हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई है वो काफी शार्प हुई है, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हुआ है। हमने न्यूज में पहले भी देखा है कि जो हमारा ग्राफ है वो वी शेप गया है, कि पहले एकदम नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर से जो इकोनॉमी है वो फिर से स्टेबल हो रही है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की बात की, तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जब बिल्कुल नंबर ऑफ केसेस जब इतने हाई होंगे, तब जो हेल्थ सिस्टम है उस पर बर्डन बहुत ज्यादा पड़ेगा। सडनली इतने सारे केसेस हैं, तो लोअरिंग द पीक लोअर्स द मोर्टेलिटी, जिससे कि अब अगर पीक कमेगी तो हेल्थ सिस्टम पे बर्डन भी, कम पेशेंट होंगे तो उनको ट्रीट करना भी ज्यादा इजी है। तो प्रोटेक्टिव मेजर्स जैसे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके साथ क्या था, इस कर्व को जो है वो फ्लैटन किया गया। इस फ्लैटनिंग के दौरान ही गवर्नमेंट को एक टाइम भी मिला जिससे कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जो फैसिलिटीज थी उनको भी जो है वो इनहेंस किया गया। अब बात करते हैं रिसर्च ड्रिवन पॉलिसी रिस्पॉन्स, जो एक अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी आई थी। ये जो केस है इसको आप ध्यान से समझना। उन्होंने कहा कि किसी भी एपिडेमिक को कॉम्बैट करने के लिए दो फंडामेंटल स्ट्रेटेजी होती हैं। पहली है मिटिगेशन, जिसका फोकस रहता है कि जो R0 है उसको रिड्यूस करना। अब इससे पहले कि मैं आपसे डिस्कशन स्टार्ट करूं, आपको मैं पहले बताती हूँ कि इसमें R0 जो है वो क्या डिनोट करता है। तो R0 जो है वो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है। R0 एक बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है, जिससे ये कि एक जो इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल है, अगर वो इन्फेक्ट होता है तो वो कितने और नए केसेस को जन्म देगा, कितने और लोगों को इन्फेक्ट करने की जो है वो पोटेंशियल रखता है। तो इसमें इस स्टडी में ये माना जाता है कि अगर जो R0 है वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 केस एक पर्सन से आएगा। एक पर्सन इन्फेक्ट होता है तो केवल एक ही पर्सन को जो है, या एक से कम या नहीं करेगा, इन्फेक्ट करेगा। अगर R0 इक्वल टू 1 हो जाता है तो एक पर्सन
का श्योर है कि अगर 1% इन्फेक्ट हुआ है दूसरे को जरूर करेगा, फिर भी जो है आउटब्रेक नहीं हो सकता, केसेस बहुत कम होंगे। लेकिन अगर इस सिनेरियो में अगर R0 मोर देन 1 हो जाता है तो डेफिनेटली जो है वो आउटब्रेक आएगा ही आएगा, क्योंकि एक पर्सन अगर एक से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने लगेगा, 10 को भी कर सकता, 20 को भी कर सकता, तो सिचुएशन है बहुत वर्स हो जाएगी। तो इसी हिसाब से उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल स्ट्रेटेजी है टू कम्पैट, उसमें पहली है मिटिगेशन, जिसमें कि हमें R0 से कम करना है, हमें ये वाली सिचुएशन जो है वो लानी है। और दूसरा है सप्रेशन, दूसरे में हमें रिवर्स करना है एपिडेमिक ग्रोथ को, इसको बिलो 1 कर देना है। तो दो जो पॉलिसीज हैं क्या है, एक मिटिगेशन, एक सप्रेशन। और उन्होंने कहा कि किसी भी एपिडेमिक की सिचुएशन में जो दो फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उस डिजीज़ की जो स्प्रेड है या सिवियरिटी है उसके लिए। पहला ये है कि जो CFR है, CFR होता है केस फर्टिलिटी रेट या फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन्फेक्टेड हु लॉस देयर लाइफ ड्यू टू डिजीज। तो पहला हमें CFR रेट पता होना चाहिए कि इसमें इस डिजीज में जो है केस फर्टिलिटी रेट कितना है। दूसरा क्या है कि बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर जो R0 है, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ न्यू केसेस डिजीज कॉज्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, वो क्या है। तो किसी भी एपिडेमिक पे अगर आपने कंट्रोल पाना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये दोनों फिगर्स कितनी हैं। तो हमें CFR और जो R0 है दोनों पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों जो इंडिकेटर्स थे वो जब पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था दोनों ही अनसर्टेन थे और दोनों में बहुत बड़ी जो है वेरिएशन थी। अगर CFR की बात करें तो अगर हम इटली का केस लें तो 12% हाई था केस फर्टिलिटी रेट, लेकिन जो वर्ल्ड की एवरेज मार्च में थी वो 6% थी। तो ये दोनों इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था गवर्नमेंट के पास कि हमारे पास दोनों ही जो फैक्टर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, इवैल्यूएट करने के लिए चाहिए कि एपिडेमिक किस तरह का है, दोनों ही जो वो अवेलेबल नहीं थे। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो केस फर्टिलिटी रेट है 31 मार्च को और जो रिप्रोडक्शन नंबर था दोनों में कितना कितना ह्यूज डिफरेंस था। इटली के केस में 11.7% था, अलग अलग कंट्री में वेरी कर रहा था, किसी में कितना था। अगर इंडिया में 31 मार्च को 2.5% था केस फर्टिलिटी रेट। और अगर बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर R0 की बात करें तो उन्होंने अलग अलग जो पैंडेमिक्स हुए उनकी बात की। उन्होंने जो मीजल्स आउटब्रेक की बात की तब 12 to 18 था, लेकिन जब वुहान में ये स्टार्ट हुआ था तब इसका जो R0 था 5.7 था। तो इस बीच जितने भी एपिडेमिक्स हुए, अगर हम इसमें 1918 का इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक की भी बात करें, जो हमने स्पेनिश फ्लू की बात की, अगर हम उसका भी जिक्र करें तो उसका भी जो रिप्रोडक्शन नंबर था बहुत कम था। उस कंपैरेटिव कोविड-19 की सिचुएशन जो थी बहुत ही डिफरेंट थी। अब बात करते हैं हायर स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन पोटेंशियल इन डेंस एरियाज। उन्होंने कहा कि वायरस ट्रांसमिशन जो है और भी फास्टर हो जाएगा जब लोग जो है क्लोज विसिनिटी में रहें या क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करें फैक्ट्रीज में, या फिर अगर सर्विस सेक्टर की बात करें जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, तो ये जो केसेस थे अगर ये सब कुछ चलता रहता तो वायरस का स्प्रेड और ज्यादा होता। तो इसमें दो फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी। उन्होंने कहा कि जिन सिटीज में मल्टीपल इंटरवेंशंस जो थी बिल्कुल अर्ली फेज में एपिडेमिक के लगा दी गई, उनमें जो डेथ रेट था वो अप्रोक्सीमेटली लेस देन 50% था। बाकी कंट्रीज से उनका जो एपिडेमिक कर्व था वो भी काफी कम था, जिन्होंने स्टार्टिंग में ही मल्टीपल इंटरवेंशंस लगा दी। और कोविड-19 के केस में एविडेंस के साथ ये प्रूव किया गया कि 3 इंटरवेंशंस जैसे कि फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और जो हैंड वॉशिंग था, ये तीनों एक साथ ज़्यादा काम किए, ना कि कोई सिंगल इंटरवेंशन। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी कि मास्क लगाएँ, दूरी बनाए रखें और हाथ को धुलते रहें। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट की लॉकडाउन की, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, कैसे? उन्होंने कहा कि जैसे लॉकडाउन थे, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो तो बहुत कम हो गई, लेकिन इनका एक हेल्दी इफेक्ट था। इट मीन्स अ हेल्दी इफेक्ट। इसका हेल्दी इफेक्ट था कि जो पैंडेमिक था उसको जो है वो डिले किया गया। ओवरऑल और पीक अटैक रेट जो था उसको कम किया गया। नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव जो डेथ्स होनी थी उनको कम किया गया। वैल्यूएबल टाइम मिला जिसमें कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैंडेमिक स्ट्रेन जो वैक्सीन था, एंटीवायरल मेडिकेशन थी, वो अवेलेबल हो पाई और जो हेल्थ केयर सर्विसेज पे जो बर्डन था वो भी कम किया गया। जब स्पेनिश फ्लू फैला था तो यूएस सिटीज की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें यही था कि उन्होंने जो अर्ली और फोर्सफुल जो लॉकडाउन लगाए उससे इकोनॉमिक टर्न डाउन जो था वो वर्सन नहीं हुआ।
उसके उल्टा ये हुआ कि जिन सिटीज़ ने अर्ली इंटरवेंशन की थी और स्ट्रॉन्ग जो थे वो लॉकडाउन लगाया, एकदम एग्रेसिव मेजर्स ली, उनकी जो है उसके बाद स्ट्रॉन्गर रिकवरी हुई इकोनॉमिक फ्रंट पे लॉन्ग रन में। उस शॉर्ट टर्म में ज़रूर इंडिया का भी जो हम देखते हैं ग्राफ तो बिल्कुल नीचे चला गया, लेकिन उसके बाद अब जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये यूएस में भी जब स्पेनिश फ्लू में उन्होंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की तो सेम कॉन्सिक्वेंसेस थे। इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें ये क्लियर है कि जिन सिटीज़ ने जो है वो लॉकडाउन जो है लॉन्गर पीरियड के लिए लगाया, तो वो अपर लेफ्ट में है, लो मोर्टेलिटी और हाई ग्रोथ। और जिन सिटीज में शॉर्टर टाइम के लिए लॉकडाउन था उनमें क्या है, हाई मोर्टेलिटी है और लो ग्रोथ है। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इसमें क्लियरली डिपिक्टेड किया है कि किन कंट्रीज में अभी भी जो है केसेस राइज हो रहे हैं विद राइजिंग मोबिलिटी, और यहाँ भी केसेस राइज हो रहे हैं लेकिन मोबिलिटी जो है वो काफी कम है। लेकिन इंडिया के केस में क्या है, केसेस भी जो है कम है और जो मोबिलिटी है वो भी जो है वो अब बढ़ रही है। सारे सेक्टर्स जो हैं खुल चुके हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो लॉकडाउन था वो बहुत टाइमली इम्पोज किया गया। तो इसमें क्लियरली पता चलता है कि अगर हमने एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया तो उसके जो रिजल्ट है वो क्या था। इंडियाज ह्यूमन पॉलिसी रिस्पॉन्स, शॉर्ट टर्म पेन लेकिन लॉन्ग टर्म गेन। इंडिया ने इस पॉलिसी को फॉलो किया। In the absence of patent curve, preventive vaccine, interplay of network structures in densely populated areas, high CFR, जो कि आपको पहले बता चुकी हूँ, केस फर्टिलिटी रेट, और इसी सिचुएशन को एग्रीवेट करने के लिए एक हाई जो है वो CFR रेट था। तो इंडिया को जो है वो स्ट्रैटेजिकली ये सोचना पड़ा, क्योंकि एस्टिमेट किया जा रहा था कि इंडिया में 30 करोड़ जो है वो केसेस होंगे और थाउजेंड्स ऑफ जो है वो डेथ होगी बाय मई 2020। ऐसा इस सिनेरियो को देखते हुए जो है वो यही समझ में आ रहा था, क्योंकि जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज है उसकी लिमिट बहुत कम थी, नहीं पता था कुछ भी उसके बारे में। देयर वाज लैक ऑफ गुड डाटा ऑन मोड ऑफ स्प्रेड एंड पोटेंसी ऑफ वायरस, जिससे कि कोई भी जो मॉडल था फ्रेम नहीं किया जा सकता था रिलायबल और टाइमली। तो जैसा कि वी नो कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन अ वर्ल्ड विद हाई डेंसिटी, तो जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल था कोविड-19 का वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो गवर्नमेंट एक फिक्स में थी कि वेदर टू सेव लाइव्स और लाइवलीहुड्स। तो गवर्नमेंट ने जो है वो 5T जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो की। जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी वो 5T थी, विच इज टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी। तो टाइमली आइडेंटिफिकेशन थी, प्रॉम्प्ट आइसोलेशन, उन सब की इफेक्टिव ट्रीटमेंट, हायर जो टेस्टिंग थी वो स्टार्ट कर दी गई, और जो इसी से जो है ये एक स्ट्रैटेजी थी जिससे कि जो इन्फेक्शन है उसको कम किया जाए। अब बात करेंगे कि जो इनिशियल लॉकडाउन था वो पैंडेमिक को रोकने के लिए कितना एफिशिएंट था। तो ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर जो है वो एक सिस्टमैटिक वे बताता है जिससे अब गवर्नमेंट के रिस्पांस को कोविड-19 जो अक्रॉस वर्ल्ड जो कंट्रीज ने जो स्टेप्स लिए वो किस तरह के थे उनको मेजर करने के लिए ये जो ट्रैकर है उसकी इफेक्ट से हमने चेक किया कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो इंडिया ने एक स्ट्रिंजेंट जो है वो लॉकडाउन लगाया, जिसमें कि इस इंडेक्स में इक्वल टू 100 जो था, इतना स्ट्रिक्ट जो लॉकडाउन था फॉर अ पीरियड ऑफ 40 डेज, लेट मार्च से लेके अर्ली मई तक इंडिया में जो था इस इंडेक्स तक जो था वो लॉकडाउन था, जबकि इंडिया के उस समय केसेस केवल 500-600 थे। और उसी के कंपैरिजन में यूएस में जो लॉकडाउन है उसका इंडेक्स में 72 है, और उस समय यूएस में जो केसेस थे वो ऑलरेडी 1 लाख केसेस थे। तो इंडिया में सिर्फ जब 500-600 केसेस थे, इंडिया ने तब इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया, और अमेरिका ने उसी के कंपैरेटिव 1 लाख केसेस होते हुए भी जो है वो लॉकडाउन स्ट्रिक्ट नहीं लगाया। और उसका रिजल्ट क्या है कि इंडिया में जो है वो डेली न्यू केसेस जो हैं वो अब बहुत कम गए हैं, बिलो 20,000 हो गए हैं, लोएस्ट CFR है, डिस्पाइट कि हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोटल केसेस हैं, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, लेकिन यूएस में अभी भी डेली के जो न्यू केसेस हैं अराउंड 2 लाख आ रहे हैं। तो ये जो है ये दोनों स्ट्रैटेजीज में जो है वो चेंज आई। अब अगर हम क्रॉस कंट्री एनालिसिस को देखें तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने इफेक्टिवली मैनेज किया है स्प्रेड ऑफ कोविड-19 और उसकी फैटेलिटीज को। जो एक मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया था इंडिया में 37.1 लाख लेस केसेस हैं, उस मॉडल से, उस मॉडल के अकॉर्डिंग इंडिया में इससे ज़्यादा 37.1 लाख केसेस होने चाहिए थे, लेकिन इंडिया में उतने कम हैं। और जबकि जो एक्चुअल केसेस हैं यूएस में वो मोर देन है
जो एस्टिमेट किया गया उससे 62.5 लाख केसेस जो हैं वो यूएस में ज़्यादा हैं। इसका हमारा कंपैरिजन यूएस के साथ किया गया है। तो इंडिया में जितना प्रेडिक्ट किया गया था उससे 37.1 लाख कम केसेस आए, लेकिन अमेरिका के लिए मॉडल ने जो सजेस्ट किया था उससे 62.5 लाख केसेस ज़्यादा आए। अब अगर हम इंडिया में स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो यूपी, गुजरात और बिहार की अगर हम बात करें, बिहार और यूपी जो है डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, लेकिन इनमें भी जो है वो केस स्प्रेड को बहुत अच्छे से जो है मैनेज किया गया। इसमें केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में केसेस ज़रूर आए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी लाइव्स को सेव किया, उनका हेल्थ सिस्टम बहुत बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन सबसे अंडर परफॉर्म स्टेट जो थी वो महाराष्ट्र रही। ना ही वो स्प्रेड को रोक पाई और ना ही लाइव्स को सेव कर पाई। तो महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा इंडिया में अंडर परफॉर्म किया। अब बात करते हैं इंडिया राइडिंग अगेंस्ट द वेव, कैसे बाकी कंट्रीज से जो है वो इंडिया बिल्कुल यूनिक रहा। इंडिया का जो पहला पीक है, जो फर्स्ट पीक है, वो मिड सितंबर में आया केसेस का, सिर्फ उस लॉकडाउन की वजह से। और ग्लोबली बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में जब हमारा पहला पीक आया, उनका सेकंड और थर्ड वेव चल रही थी, क्योंकि उन्होंने जो था लॉकडाउन को ईज कर दिया था। जैसे मोबिलिटी उनकी बढ़ी, उनके सेकंड और थर्ड वेव जो है यूरोपियन और यूएस कंट्रीज में स्टार्ट हो गई और बहुत सारी कंट्रीज को जो है दोबारा से लॉकडाउन को इम्पोज करने पड़ा। लेकिन इंडिया लगातार अनलॉकिंग में लगा हुआ था, इंडिया को दोबारा जो है लॉकडाउन में नहीं जाना पड़ा। सब अगर हम इंडिया जो था वर्स्ट इफेक्टेड था अपनी पॉपुलेशन के चलते, लेकिन इंडिया को अपनी पीक पे पहुंचने के लिए 175 डेज लगे इसके पहले 100 केसेस से। लेकिन बाकी कंट्रीज का जो था, जो पीक टाइम था, वो लेस देन 50 डेज में आ गया। मतलब बाकी कंट्रीज में 50 डेज में ही जो है, लेस देन 50 डेज में उन्होंने अपनी पीक देख ली, लेकिन इंडिया ने 175 डेज बाद अपनी पीक देखी। तो जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडिया के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंट्रीज ने अपने सब्सिक्वेंट वेव्स देखे, जैसे हमने कहा बहुत सारी कंट्री में सेकंड और थर्ड वेव्स भी आई विद इन अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स में, उनमें सेकंड और थर्ड वेव्स भी आने लगी फर्स्ट पीक क्रॉस करने के बाद। और जो ये सेकंड वेव आई उसमें अमेरिका में जो केसेस थे 2.9 टाइम्स जो है ज़्यादा फर्टिलिटीज वहां आने लगी, ज़्यादा डेथ होने लगी। लेकिन इंडिया का जो प्रोस्पेक्ट है बहुत ही स्ट्रांग रहा। सेकंड अगर हम हमारा सेकंड वेव का चांसेस बिल्कुल रिसीड हो गए, क्योंकि हमारी कंट्री में अब जो है जनवरी 16 से जो है वो वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गई। तो इंडिया का प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, इसलिए इंडिया इन कंट्रीज से काफ़ी डिफरेंट निकला। अब बात करते हैं वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी ड्यू टू टाइमली स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। तो इंडिया ने, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि लेट मार्च और मई में जो है कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए एक लॉकडाउन लगाया, जिससे 2 महीने के लिए जो इकोनॉमी थी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई और हमारी जो जीडीपी थी उसमें कॉन्ट्रैक्शन 23.9% हुई। अगर हम प्रीवियस ईयर के साथ इसको कंपेयर करें तो इतनी कॉन्ट्रैक्शन हमारे जीडीपी में हुई। लेकिन अब जो रिकवरी हो रही है वो है वी शेप्ड रिकवरी है, as seen in the 7.5% decline in Q2 and recovery across all key economic indicators. लाइक हम लोग सडनली नीचे स्लैश कर गए, क्योंकि दो मंथ जो थे वो बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल थे और फिर से जो है वो ग्रोथ आने लगी है। अब बात करते हैं फार साइटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। तो जैसे हमारी जो सिचुएशन बनी उसमें पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स जो था उसके अंडर क्या था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, कॉन्टैक्ट्स को बहुत कम कर दिया गया। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, अगर हम सबको एक जनरल व्यू पता ही होता है कि हमारी कंट्री में सर्विस सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो किस पे रिलाई करता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन पे, पर्टिकुलरली होलसेल और रिटेल ट्रेड में, हॉस्पिटैलिटी, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन हुई अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ कंपेयर करें। एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर हम टूरिज्म की एग्जांपल लें तो सब जगह टूरिज्म कैसे डिस्टरप्ट हो गया। कितने लोग थे जिनका लाइवलीहुड केवल टूरिज्म पे ही बेस्ड था, लेकिन इतने मंथ्स में टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर है, ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। और पैंडेमिक से और क्या हुआ, लोकल, रीजनल और ग्लोबल जो सप्लाई चेन थी वो भी डिस्टर्ब हुई। तो पहले जो था वो फर्स्ट ऑर्डर जो था सप्लाई साइड में जो एक शॉक हुआ, उसके बाद उसी के साथ उसी के टर्न में जो डिमांड साइड है उसमें भी शॉक आया, क्योंकि जो लेबर मार्केट थी वो डिस्टर्ब हो गई, हाउस होल्ड जो इनकम थी उनको बहुत इफेक्ट हुआ।
लोगों ने जो थी अपनी जो डिमांड्स थी बहुत कम कर दी। लोग जो थे वो बेसिकली जो केवल एसेंशियल कमोडिटीज़ थी केवल उन पे स्पेंड कर रहे थे। जैसे कि फूड और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गए। जो लोग थे सिर्फ़ उसी पे जो है वो स्पेंड कर रहे थे। लोग मैक्सिमम सेविंग में लगे थे क्योंकि कोई नहीं जान रहा था कि ये सिचुएशन और कितना लंबा चलेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो जो पॉलिसी सपोर्ट सिस्टम होता है, वो क्या करता है कि डिमांड साइड को जो है वो ज़्यादा इंड्यूस करता है। एग्रीगेट करता है डिमांड को जितनी जल्दी पॉसिबल हो जाए। लेकिन इस सिचुएशन में क्या था कि जब एकदम ब्रेक लगी हुई थी तो ऐसा हो नहीं सकता था कि सडनली किसी चीज़ को ज़्यादा पुश किया जाए। अब गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप कौन-सा अप्रोच लिया क्योंकि सडनली डिमांड साइड पे कुछ भी काम नहीं किया जा सकता, तो गवर्नमेंट ने कैसे इस जो सिचुएशन है इसको सॉल्व किया। तो जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स थे फाइनेंशियल ईयर 2021 के, तो गवर्नमेंट ने पहले अश्योर किया कि जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो फंड है वो अवेलेबल हो, भले कि रेवेन्यू रिसिप्ट में जो था बहुत बड़ी कंट्रैक्शन आ चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले कुशन प्रोवाइड किया पुअर और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, और दूसरा उन्होंने कुशन दिया बिज़नेस सेक्टर को, जिसमें स्पेशली उन्होंने जो एमएसएमईज़ हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, ताकि वो जो हैं वो इस डिस्ट्रेस से जो है वो बाहर आ पाएँ। फिर सेकंड जो स्टेप था वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें कि फूड सिक्योरिटी मिल पाए गरीब लोगों को पीडीएस के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू विडोज, पेंशनर्स, वुमेन, और साथ में मनरेगा के लिए एडिशनल फंड। उसी के साथ साथ डेप्ट मोरेटोरियम और लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर बिजनेस, गवर्नमेंट का सेकंड स्टेप जो था वो ये था। और जैसे-जैसे ही कंट्री में जो है लॉकडाउन जो है वो अनलॉकिंग की तरफ गया, जो मूवमेंट थी वो अलाउ कर दी गई, तो थर्ड क्वार्टर में गवर्नमेंट ने जो है वो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन डिमांड को जो है वो सपोर्ट किया थ्रू आत्मनिर्भर 2.0 एंड 3.0। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ की जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो सप्लाई साइड पे हुए इनिशियल स्टेज में, क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड साइड पे जो था गवर्नमेंट नहीं एक्शन ले सकती थी, तो गवर्नमेंट ने पहली कंट्री बनी जिन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सप्लाई साइड पे स्टार्ट किए, जिससे कि जो है प्रोडक्टिविटी गेन होंगे मीडियम और लॉन्ग टर्म में। और ये जो रिफॉर्म्स थे, इनका मेन जो मोटिव था, सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स पे था, ताकि ज़्यादा जो है जॉब क्रिएट की जाए, क्योंकि जॉब लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका था। जो प्राइमरी सेक्टर है इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर हो गया, तो ये 16% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन को, लेकिन इसमें जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 43% है ऑफ द वर्कफोर्स, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा दी जा सकती हैं। और इसी में अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उससे जो है वो अपॉर्चुनिटीज होंगी फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट के लिए विद इन्हांस्ड इनकम स्टेबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस। अब हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में देखें कि गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या-क्या किया। सबसे पहले एग्रीकल्चर में जिन 3 बिल को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है, ये तीनों बिल जो हैं उन्होंने पास किए। इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में सबसे ज़्यादा उन्होंने डीरेगुलेशन की और लिबरलाइजेशन की बहुत सारे सेक्टर्स की। तो एग्रीकल्चर में 3 बिल, फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस, फार्म सर्विसेज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज। फिर अगर हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो उन्होंने इसकी न्यू डेफिनेशन दी, जिसमें ऑलमोस्ट 99% कवरेज दी ऑफ ऑल फर्म्स इनेबलिंग एमएसपी टू ग्रो इन साइज एंड क्रिएट जॉब्स। और आर्टिफिशियल सेपरेशन जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में थी एमएसएमई में से उनको हटाया। लेबर के फ्रंट पे अगर हम बात करें तो 4 लेबर कोड्स जो हैं उनको इनेक्ट किया गया, वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड। वन लेबर रिटर्न, वन लाइसेंस, वन रजिस्ट्रेशन जो है इसको लॉन्च किया गया। अगर हम बीपीओ सेक्टर की बात करें तो जो अदर सर्विस प्रोवाइडर जो गाइडलाइंस थी उनको सिंप्लीफाई किया गया। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी जिनसे वर्क फ्रॉम होम जो है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो पॉलिसीज थी उनको हटाया गया, क्योंकि अब ऑप्शन ही यही थी कि लोग घर से काम करें। फिर पावर सेक्टर की बात करें तो टैरिफ पॉलिसी रिफॉर्म किया गया, जिसके अंदर ध्यान रखा गया कि डिस्कॉम की जो इनएफिशिएंसीज हैं वो कंज्यूमर पे बर्डन ना हो। क्रॉस सब्सिडीज जो हैं उनको रिड्यूस किया गया, टाइम बाउंड ग्रांट ऑफ ओपन एक्सेस वगैरह सब दिया गया। फिर प्राइवेटाइजेशन की गई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनियन टेरिटरीज।
अब हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में करें तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रहने दिए, बाकियों में जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स थे उनमें जो है वो प्राइवेटाइजेशन का मोड जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। फिर आते हैं मिनरल सेक्टर पे, कमर्शियल माइनिंग इन कोल सेक्टर जो है वो अलाउ की गई, रिमूवल ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड मर्चेंट माइंस, ट्रांसपेरेंट ऑक्शन ऑफ माइनिंग ब्लॉक्स अलाउ किया गया, अमेंडमेंट टू स्टैम्प एक्ट 1899 ताकि यूनिफॉर्मिटी हो पाए स्टैम्प ड्यूटी में अक्रॉस स्टेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रिजीम। इसी में इंडस्ट्रियल फ्रंट में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है 10 आइडेंटिफाइड सेक्टर्स के लिए वो चलाई गई, इसको हम लोग करंट अफेयर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेशनल जीआईएस इनेबल जो है लैंड बैंक सिस्टम जो है वो चलाया गया। फिर अगर स्पेस सेक्टर में आए तो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसमें प्राइवेट कंपनीज को दिया गया सैटेलाइट में, लॉन्चेस में और स्पेस बेस्ड सर्विसेज में। फिर लिबरल जियोस्पैटियल डाटा पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिमोट सेंसिंग डाटा टू टेक एंटरप्रेन्योर्स। ये सारी चीज़ें पहले अलाउड नहीं की गई थी। अगर आप मंथली करंट अफेयर को देखते होंगे तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। फिर डिफेंस सेक्टर में आते हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, एफडीआई लिमिट जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में थी अंडर ऑटोमेटिक रूट उसको 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया है। और टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है उसको जो है वो बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट एजुकेशन में पीएम ई विद्या जो मॉडल है टू इनेबल मल्टी मोड और इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन वो स्टार्ट किया गया। मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए वो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीपीपीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2024-25 तक। उसके बाद अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखें तो फाइनेंशियल मार्केटिंग्स के लिए डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इंडियन पब्लिक कंपनीज इन परमिसिबल फॉरेन यूरिसडिक्शंस, provision to reduce timeline for completion of rights issue by companies, private companies which list NCDs on stock exchanges not to be regarded as listed companies, ये changes लाई गई फाइनेंशियल मार्केट में। कॉर्पोरेट्स में प्रोविजन ऑफ पार्ट 9A प्रोड्यूसर कंपनीज ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 को जो है वो इंक्लूड किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में। डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया ऑफ कंपनीज एक्ट डिफॉल्ट इन्वॉल्विंग माइनर टेक्निकल एंड प्रोसीडरल डिफॉल्ट्स। Part 2 create additional benches, lower penalties for all default for small companies, one-person companies, producer companies, startups, simplified performa for incorporating company electronically plus Spice Plus जो है इसको लॉन्च किया गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर हम आए तो एनआरए जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। रिवाइज गाइडलाइंस ऑन कंपल्सरी रिटायरमेंट टू रिमूव इनइफेक्टिव और करप्ट ऑफिशियल्स टू फंडामेंटल रूल। फेसलेस टैक्स असेसमेंट एंड 12 पॉइंट टैक्स पेयर चार्टर जो है उसको लॉन्च किया गया। फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस टू इम्पार्ट ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो था ये किया गया। तो ये जो चैप्टर 1 था इसमें इतना ही है। अब हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं। जो चैप्टर 1 था वो थोड़ा लेंथी था, लेकिन आपके लिए चैप्टर 1 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जो 2008 का जो ग्लोबल क्राइसिस था, जिस तरह अभी तक वो न्यूज़ में और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, सिमिलरली ये जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इंडिया ने जैसे एक यूनिक एग्जाम्पल प्रेजेंट की है, वो आपके लिए ऐसे के लिए बहुत देर तक रेलेवेंट रहेगा, इवन कि इंटरव्यूज़ में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है वो है डज ग्रोथ लीड टू डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, येस बट नॉट वाइस वर्सा। गवर्नमेंट ने इसमें ये बताया है कि इंडिया के लिए इस समय जो है वो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जो है इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने प्रूव किया है कि ये क्यों ज़रूरी है और इंडिया के डेप्थ पे जो है इस पर क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने जितने भी चैप्टर्स उसके स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कोट दिया है, जो कोट है कहीं ना कहीं उनके जो फ्रेमवर्क है उसके साथ रिलेटेड है। तो इसमें जो महाकवि कालिदास हैं उनकी लाइन है रघुवंशम जो उनकी राइटिंग है उसमें, द स्टेट कलेक्ट्स टैक्स फॉर ग्रेटर वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स इन द सेम वे, जैसे कि जो सूरज है वो पानी को इवेपोरेट करता है ताकि वो उसको बारिश के रूप में और ज़्यादा बढ़ा के जो है वो वापस करे। सिमिलरली जो स्टेट्स हैं वो टैक्स कलेक्ट करती हैं सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए। तो इससे पहले मैं आपसे ये डिस्कशन स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इसमें एक वर्ड बार बार आएगा,
फिस्कल और काउंटर साइक्लिकल। तो मैं आपको सिर्फ एक ब्रॉड जो है आउटलाइन देना चाहूँगी कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी वो होती है जो 2 चीज़ों के साथ डील करती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और टैक्स के साथ। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स जो है वो फिस्कल पॉलिसी में आता है। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ये स्ट्रैटेजी होती है बाय द गवर्नमेंट टू काउंटर बूम और रिसेशन थ्रू फिस्कल मेजर्स। तो किस चीज़ की स्ट्रैटेजी है? टू काउंटर बूम और रिसेशन थ्रू फिस्कल मेजर्स। अब बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो काउंटर फिस्कल पॉलिसी है वो नेसेसरी है जो इकोनॉमिक साइकिल्स हैं उनको स्मूथ करने के लिए, लेकिन और भी क्रिटिकल हो जाती है जब कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। तो काउंटर फिजिकल पॉलिसी जो है और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती है किस स्टेज में? जब इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे एक जो लार्ज वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है वो और भी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। उन्होंने कहा कि जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं, जहाँ लेबर मार्केट्स में बहुत सेगमेंटेड नहीं है, उनमें बहुत डिफरेंस नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में ह्यूज जो है वो वेरिएशन है, लेकिन जहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड भी नहीं है। जो फिजिकल स्पेंडिंग है, इट कैन इंक्रीज पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस सप्लाई ऑफ लेबर इन प्राइवेट सेक्टर। वेजेस को जो है वो बढ़ा सकता है, देयर बाय क्राउड आउट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्राउड आउट जो वर्ड है मैं आपको एक बार ये भी समझाना चाहती हूँ। तो क्राउडिंग आउट का जो फिनोमिना है वो क्या कहता है? तो ये फिनोमिना ये कहता है, ये इस नोशन पे बेस्ड है कि जो सप्लाई है सेविंग की वो इकोनॉमी में फिक्स्ड है। तो देयरफॉर हायर फिस्कल स्पेंडिंग मे इंक्रीज द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स एंड हेंस एक्सर्ट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट, देयरबाय डिस्करेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि माना जाता है कि जो इकोनॉमी है उसमें जो सेविंग की जो सप्लाई है वो फिक्स है। तो अगर हायर फिस्कल स्पेंडिंग होगी तो जो लोनेबल फंड्स हैं उनकी जो है वो मार्केट में जो है वो डिमांड भी बढ़ जाएगी। इससे इंटरेस्ट रेट पे जो है एक अपवर्ड प्रेशर बढ़ेगा, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज होगी। अब बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें पहले ये बात की है कि एंशिएंट टाइम्स में जो इंडियन किंग्स भी थे, अगर कभी फैमिन आ जाता था या ड्रॉट की सिचुएशन आ जाती थी, तो वो लोग इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के वो बड़े-बड़े जो पैलेसेस थे उस समय बनाना चालू कर देते थे। इवन कि जो यूपी में जो इमामबाड़ा बना है, अगर कोई उसकी हिस्ट्री भी देखेगा तो वो भी उस समय इसीलिए बना था, लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो भी सेम रिकमेंडेशन देती है कि जब भी कोई रिसेशनरी ईयर हो जिसमें रिसेशन हो, तो गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर देन ड्यूरिंग एक्सपेंशनरी टाइम्स। एक्सपेंशनरी टाइम्स में जितना स्पेंड करते हैं उससे ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट स्पेंड करे। जो एक काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी स्टैंड्स है विद पॉलिसी एक्शंस अगेंस्ट साइकिल जो है वो एक्ट करता है एज अ स्टेबलाइजर बाय रिड्यूसिंग आउटपुट वॉलेटिलिटी एंड कीपिंग ग्रोथ ऑन अ स्टेडी पाथ। तो जैसे इन्होंने बात की है कि गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड मोर ड्यूरिंग एक्सपेंशनरी टाइम्स, तो जो सच काउंटर फिस्कल जो पॉलिसी है इट स्टेबलाइजेस द बिजनेस साइकिल बाय बीइंग कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स रिड्यूसिंग स्पेंडिंग इंक्रीजिंग टैक्सेस इन गुड टाइम्स, एंड एक्सपेंशनरी मीन्स इंक्रीजिंग स्पेंडिंग रिड्यूसिंग टैक्स इन बैड टाइम्स। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो प्रो साइक्लिकल जो फिस्कल पॉलिसी जो स्टैंस होता है उसमें क्या होता है, रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम होता है, टैक्सेस जो हैं वो हायर होते हैं जब कॉन्ट्रैक्शनरी टर्म्स होती हैं, और एक्सपेंशनरी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई हैं, टैक्सेस जो हैं लो हैं। इसका आउटकम क्या होता है, रिसेशन और बढ़ जाता है और बिजनेस साइकिल में जो फ्लक्चुएशंस है वो भी बढ़ जाती हैं प्रो साइक्लिक जो स्टांस है उसमें। और जब काउंटर साइक्लिक जो स्टांस है फिस्कल पॉलिसी का जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो एक्सपेंशनरी फेज में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं और टैक्स जो है वो कमता है, और कॉन्ट्रैक्शनरी जो फेज है उसमें जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कमता है और टैक्सेस जो है वो बढ़ते हैं। तो इससे क्या है, जो रिसेशन है वो सॉफ्टन होता है, कम होता है, एक्सपेंशंस जो है मॉडरेट होती हैं, तो जो बिजनेस साइकिल में जो फ्लक्चुएशन है वो कम होती हैं, डिक्रीज होती हैं। उन्होंने कहा इसी तरह एक स्टडी ने प्रूव किया है कि जहाँ पे जो फिस्कल पॉलिसी है ज़्यादा काउंटर साइक्लिक है, वहाँ इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा फास्टर ग्रो की हैं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट और प्रोडक्टिविटी। दोनों टर्म्स में, प्रोडक्टिविटी और आउटपुट दोनों में ही जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा ग्रो की हैं जब फिस्कल पॉलिसी जो है वो ज़्यादा काउंटर साइक्लिकल हुई है।
और उन्होंने कहा इंडिया का जो करंट सिनेरियो है, जब हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो कंट्रीब्यूट करता है 54% ऑफ जीडीपी, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट जो कि 29% है वो इस टाइम में जो है वो अनसर्टेन है। तो जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं डेप्थ सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया की। तो उन्होंने कहा एज अ नॉर्म पिछले लास्ट 2.5 डिकेड से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ग्रेटर है देन इंटरेस्ट रेट। तो उन्होंने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट पे करती है अगर ग्रो रेट से कम होता है तो जो इंटर टेम्पोरल जो बजट कंस्ट्रेंट होता है जो गवर्नमेंट फेस करती है वो नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये फिनोमिना बताना चाहूँगी कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट और जीडीपी ग्रोथ जो है ये कैसे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ईयर 1 में सपोज किया कि गवर्नमेंट 100 रुपीज़ जो है बोरो करती है और इन्वेस्ट कर देती है 100 रुपीज़। तो नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट उस 100 रुपीज़ से गवर्नमेंट को क्या यील्ड होता है, 112.8 रुपये, वाइल जो उस पे प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इक्वल टू हो जाता है 108.8 रुपये। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर से 100 बोरो कर लेती है, लेकिन इस जो बोरोइंग्स है इससे क्या है इकोनॉमी में ₹4 जो है वो ऐड हुए नेक्स्ट ईयर, और फिर ये जो स्टेप है ये फिर से जो है रिपीट होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो है धीरे धीरे जो ग्रोथ रेट है उससे जो है इकोनॉमी में जो है पैसा आता है, लेकिन जो डेप्ट रेट है वो एक्सीड नहीं करता है। उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब जो आईटी है वो ग्रेटर हो गामा टी से। तो यहाँ पे जो आईटी है वो क्या है, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है पेड इन अ ईयर टी, और जो गामा टी है वो क्या है, वो नॉमिनल ग्रोथ रेट है। तो जब ये सिनेरियो रहेगा तो डेप्थ जो है वो सस्टेन रहेगा। तब हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जो डेप्थ सस्टेनेबिलिटी है डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल पे, आईआरजीडी पे, जो क्या है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड ग्रोथ रेट इन अ इकोनॉमी। जैसे कि हम आगे जाके देख चुके हैं, पहले हम इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे हमने इंडिया का जो सिनेरियो डिस्कस किया 100 रुपीज़ की एग्जाम्पल लेके, उसी से उन्होंने कहा कि इंडिया का जो आईआरजीडी है वो इसी तरह से जो है वो नेगेटिव है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग लास्ट 2.5 डिकेड्स, जिससे कि जो डेप्थ लेवल्स हैं जो इंडिया के वो डिक्लाइन किए हैं। तो हमारा जो डेप्थ लेवल है वो डिक्लाइन किया है, ग्रोथ रेट जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी जो हमारा डेप्थ है वो डिक्लाइन करेगा। और उन्होंने कहा है कि ऑन एनालाइजिंग द एवरेज ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट, रियल ग्रोथ रेट एंड आईआरजीडी फॉर पीरियड ऑफ 1990 टू 218 अक्रॉस सिलेक्टेड इमर्जिंग और एडवांस इकोनॉमीज, देखा गया है कि जो इंडिया है उन कंट्रीज में है जिनका जो नेगेटिव आईआरजीडी है, जिसके साथ कि चाइना, रशिया और सिंगापुर है। इन कंट्रीज का भी जो इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल है वो नेगेटिव है, और इंडिया का भी जो है वो जो इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल है वो भी नेगेटिव है। अब बात करते हैं इंडिया में ग्रोथ लीड्स टू डेप्थ सस्टेनेबिलिटी नॉट वाइजा वर्सा। तो इसमें आर्गुमेंट ये है कि अगर हाई लेवल ऑफ पब्लिक डेप्थ रहता है तो नेचुरली उस डेप्ट को पे करने के लिए फ्यूचर में क्या होगा कि टैक्सेस जो है गवर्नमेंट ज़्यादा इम्पोज करेगी। उससे क्या होगा कि जो लाइफ टाइम वेल्थ है वो कम होगी, जिससे कि कंजम्पशन में डिक्रीज आएगा, सेविंग्स जो है वो कमेंगी, और इवेंचुअली जो एग्रीगेट डिमांड और जो ग्रोथ रेट है वो भी कमता जाएगा अगर डेप्थ लेवल जो है वो हाई होता है। और अगर उन्होंने कहा कि अगर हाई डेप्थ लेवल है और उसके साथ साथ अगर प्राइवेट सेविंग्स जो है वो अगर इंक्रीज नहीं हो रही, तो जो टोटल सेविंग्स है इकोनॉमी की वो भी जो है कम जाएंगी। तो इससे जो इंटरेस्ट रेट है उस पर एक अपवर्ड प्रेशर होगा। जो हम क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट की बात पहले कर चुके हैं प्राइवेट सेक्टर की, वो होने लगेगी, और उससे भी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो दोनों स्टांसेस को आप दोबारा से समझें। उनका कहना है कि अगर हायर लेवल ऑफ पब्लिक डेप्ट लगाएगी गवर्नमेंट तो उससे क्या होगा, आगे जाके जो है टैक्सेस बढ़ेंगे उस डेप्ट को पे करने के लिए, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड और ग्रोथ रेट जो है इवेंचुअली कमेगा। और अगर हायर पब्लिक डेप्ट के साथ साथ अगर जो प्राइवेट सेविंग्स अगर वो नहीं बढ़ती हैं तो टोटल सेविंग्स कमेंगी इकोनॉमी में, और अल्टीमेटली उससे भी जो है ग्रोथ रेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर उसकी दूसरी तरफ हम देखें तो जो हायर जीडीपी ग्रोथ है उस लीड्स टू lower public debt through the increase in denominator that is GDP। और अगर हम एविडेंस देखें ऑफ द लास्ट 2.5 डिकेड्स तो क्लियरली पता चलता है कि जो हायर जीडीपी ग्रोथ है उससे जो रेशो डेप्ट टू जीडीपी जो रेशो है वो हमारी डिक्लाइन हुई है, ना कि उसके उल्ट हुआ है।
अब बात करेंगे डेप्थ सस्टेनेबिलिटी थ्रू हायर ग्रोथ फॉलोइंग एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसमें हम जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 1997-98 का, उस समय कैसे इकोनॉमी जो है डील की और तब क्या सिचुएशन रही। तो उन्होंने कहा कि 1997-98 से 2002-03 में जो ग्रोथ रेट था वो कम गया टू एन एवरेज ऑफ 5.3% इन रियल टर्म्स। भले जो ग्रोथ लेवल था वो उस समय कंट्री का जो कम रहा था, लेकिन जो इंडिया ने जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी थी उसका फोकस जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे रखा। गवर्नमेंट ने जो अपना स्टांस है वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का उस समय भी रखा जब एवरेज जो थी वो 5.3% हो गई थी रियल टर्म्स में। और जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लगातार इन सालों में बढ़ता गया, जैसे कि ऊपर डिस्कस है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग है वो बढ़ती जा रही थी, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ रहा था तो जनरल गवर्नमेंट जो डेप्थ था वो भी काफी ज्यादा हाई हो गया। लेकिन जो फिस्कल पुश जो गवर्नमेंट दे रही थी उससे जो ग्रोथ थी वो एवरेज 8% चली गई ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। 2003-04 से लेकर 2008-09 के बीच इंडिया की जो एवरेज जो ग्रोथ रेट थी वो 8% चली गई इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए। तो जो हाई ग्रोथ हुआ इस पीरियड में उससे जो डेप्थ था वो अपने आप नीचे आ गया। पहले 2003 में जो डेप्थ था गवर्नमेंट का वो 83% ऑफ जीडीपी था और वो अपने आप 2009-10 में डिक्लाइन करके 70% ऑफ जीडीपी हो गया। और यही जो फिनोमिना है आपको मिलेगा जब हाई ग्रोथ फेसेस होंगे एडवांस इकोनॉमीज की, जिनमें अदरवाइज जो है सिग्निफिकेंटली लोअर जीडीपी ग्रोथ होती है व्हेन कंपेयर टू इंडिया एंड अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो अगर हम अपने ड्यूरिंग लास्ट 25 ईयर्स की नॉर्म में अगर हम देखें तो सिर्फ जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का जो टाइम आया केवल आप उसी समय देखेंगे कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे आया और जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरा। नहीं तो आप देखो कि जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ने से क्या है कि जो हमारा डेप्ट है वो स्टेबल है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो ग्रो नहीं किया। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज डेप्ट। इंडियाज पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी हैज बीन सिग्निफिकेंटली लो कंपेयर टू हाई ग्लोबल डेप्ट लेवल्स। तो इंडिया का जो पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी है वो कम है। इंडिया का ओवरऑल डेप्ट लेवल जो है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी लोएस्ट है अगर हम G20 कंट्रीज में बात करें, और अगर हम ब्रिक्स नेशन की बात करें तो इंडिया का ओवरऑल डेप्ट लेवल जो है इन कंट्रीज से कम है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मोर ओवर अगर हम इंडिया के पब्लिक डेप्ट की या ओवरऑल डेप्ट लेवल की बात करें तो वो भी 2003 से जो है वो डिक्लाइन कर रहा है और 2011 से जो है स्टेबल है। तो गवर्नमेंट का जो डेप्ट पोर्टफोलियो है उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका रिस्क बहुत कम है, क्योंकि जो एक्सटर्नल डेप्ट है इंडिया का वो सिर्फ 2.7% ऑफ जीडीपी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी लाइबिलिटीज है उसका सिर्फ 5.9% जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है, और जितना भी टोटल पब्लिक डेप्ट है उसमें 70% जो है वो सेंटर ने हेल्ड किया हुआ है। तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है वो भी बहुत कम है। ये जो इंडिया की डेप्ट की फिगर है आप इसको जरूर माइंड में रखना, नेक्स्ट चैप्टर में ये बहुत काम आएगी। तो अगर हम डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इंडिया की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ देखें तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी डेवलप्ड नेशंस भी हैं इसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज भी हैं, आप देख सकते हैं ब्रिक्स में रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, आप देख सकते हैं कि इन कंट्रीज से हमारा जो टोटल डेप्ट परसेंट ऑफ जीडीपी है वो कितना कम है। टोटल डेप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तब भी कम है। गवर्नमेंट डेप्ट एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी अगर देखें तो थोड़ा सा जो है वो जो रशिया और चाइना है उनका कम है। लेकिन अगर हम उसी में अगर प्राइवेट डेप्ट को एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी देखें, जैसे हम देखें कि 70% हमारा जो डेप्ट है वो सेंटर के पास है, लेकिन अगर हम इसमें अगर प्राइवेट डेप्ट की अगर यहाँ बात करें तो हम देख सकते हैं कि इंडिया में 54.8% है ऑफ जीडीपी, जबकि बाकी नेशंस में जो है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम ब्रिक्स और G20 कंट्रीज की बात करें। अब आते हैं पॉलिसी इम्प्लीफिकेशन पे। तो कोविड-19 जो था इसने एक बहुत बड़ा नेगेटिव शॉक दिया डिमांड को, जिसको हम लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत तरह के जो फाइनेंशियल जो कॉस्ट है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की, उसमें ये है कि बैंकरप्सी के जो है वो बहुत सारे फर्म्स की बैंकरप्सी के जो पॉसिबल चांसेस है वो हैं। दूसरे साथ ही जो है वो जॉब लॉस है लॉकडाउन में, जो कि फुली रिट्रीव होने के चांसेस नहीं है।
और जिससे कि इकोनॉमिक हिस्ट्रीज जो हैं उसकी जो है वो पॉसिबिलिटी है जिसको कि हर हाल में जो है वो अवॉइड करना होगा। आपको इसमें मैं हिस्ट्रीज वर्ड जो है उसको बताऊं कि हिस्ट्रीज क्या होता है, कि ये सिचुएशन तब होती है जब जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको जो भी सैलरी पे वो पहले जॉब कर रहे होंगे उससे कम अगर मिल रहा होगा तो उस पे जॉब नहीं करना चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी में क्रिएट हो जाती है। तो इस समय जो है ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि बहुत सारी फर्म्स जो है वो बैंकरप्सी की तरफ हैं, जॉब लॉस हो चुका है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2020 में जो रिलीज हुआ उसने ऑलरेडी जो है इन चीज़ों को जो हाईलाइट किया था कि इंडिया के केस में अब ये जो चीज़ें हैं ये सामने आएंगी। तो अब इंडिया के केस में जो इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंशियल है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट जो डिफरेंशियल है उसको माना जा रहा है कि वो अभी सिग्निफिकेंटली जो है इंडिया के केस में अभी नेगेटिव होगा आने वाले फ्यूचर में। तो जो प्रो साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसीज हैं उससे जो है वो हायर डेब्ट जीडीपी रेशो है जो वो बढ़ेगी, जैसे हमने पहले अपने वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे देखा था। लेकिन आगे चल के जो है वो सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो अब बात है कि गवर्नमेंट के पास अब क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क है आगे। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस में एक वेल डिजाइन एक्सपेंशनरी जो फिजिकल पॉलिसी है उससे जो है बेटर आउटकम आ सकते हैं दो तरीके से। सबसे पहला कि ये बूस्ट कर सकता है पोटेंशियल ग्रोथ विद मल्टी ईयर पब्लिक इन्वेस्टमेंट पैकेजेस, जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े। इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है उसको ऑलरेडी स्टार्ट किया है पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए। Fiscal policy catering to funding NIP in the first few years can boost growth and thereby be self-financing। दूसरा है कि एक रिस्क है इंडियन इकोनॉमी को कि इंडियन इकोनॉमी जो एक लो वेज ग्रोथ ट्रैप में फंस जाएगी, जैसा कि जापान में हुआ था ड्यूरिंग लास्ट 2 डिकेड्स। तो अगर NIP को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हाई पेइंग जो जॉब्स हैं उनको जनरेट किया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी जो है उसको भी बूस्ट किया जा सकता है। तो अब यही है कि जो भी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट की काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी को लेके हैं उसके लिए ही जो है ये चैप्टर स्पेशली डिजाइन किया गया है, ताकि जो हमारा जो पास्ट फिनोमिना है उसको चेक करके ये जाना जाए कि इंडिया के लिए इस समय जो है वो फिजिकल पॉलिसी जो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इन द लाइन अब हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है डज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट्स इट्स फंडामेंटल्स। आंसर इज नो। इसमें गवर्नमेंट ने ये क्लियरली बताया है कि जो क्रेडिट रेटिंग्स जो एजेंसीज हैं जो बेसिकली इसमें 3 एजेंसीज को ज़्यादा फोकस किया गया है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी और जो फिच है। और ये बताया गया है उसमें कि कैसे वो बाइस्ड हैं टूवर्ड्स इंडिया एंड चाइना। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कोट है वो ये है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। और ये रविंद्रनाथ टैगोर की जो है लाइंस है, इसका मेन मोटिव यही है कि जो गवर्नमेंट है उसको इन रेटिंग्स पे जो इन इसमें गवर्नमेंट ने प्रूव किया इस चैप्टर में कि जो ये रेटिंग्स हैं इनका इंडियन इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो रिगार्डलेस कि हम इन रेटिंग्स पे फोकस करें, हमें आगे बढ़ना चाहिए विदाउट फियर। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि सॉवरेन क्रेडिट जो रेटिंग्स है ये क्या है। तो जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं दे सीक टू क्वांटिफाई इशूअर्स एबिलिटी टू मीट डेप्ट ऑब्लिगेशंस, कि डेप्ट ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकती है वो कंट्री या नहीं, उसको जो है ये लोग रेट करते हैं। और अगर ये किसी के फेवर में वेट करते हैं, अगर किसी के फेवर में रेट करते हैं तो उस कंट्री को क्या है ज़्यादा एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो इंडिया में जो 3 मेन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जिनकी बात की गई है, जो फॉरेन की कंपनीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी और फिच है। तो अब बात करते हैं कि इनका ये बेसिकली क्या मेजर करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले फिच की बात करें तो ये एक्सप्रेसेस रिस्क इन रिलेटिव रैंक ऑर्डर, कि ये प्रिडिक्शन नहीं करते हैं स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफॉल्ट और लॉस की। इसकी जो रेटिंग्स हैं दे डू नॉट डायरेक्टली एड्रेस एनी रिस्क अदर देन क्रेडिट रिस्क। तो ये डील नहीं करती हैं मार्केट वैल्यू लॉस के साथ या ऑन रेटेड सिक्योरिटी ड्यू टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी और अदर मार्केट कंडीशन। सोली किससे ज़्यादा फोकस है इसका, क्रेडिट रिस्क पे। इसी पे अगर मूडी की बात करें तो इसकी जो रेटिंग्स हैं ये ज़्यादा फोकस करती हैं टू कन्वे ओपिनियंस ऑफ रिलेटिव क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ इश्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। ये भी जो है अपने व्यू देती है अबाउट द लाइकलीहुड ऑफ प्लॉजिबल सिनेरियोज और आउटकम्स, नॉट फोरकास्टिंग देम बट इंस्टेंट प्लेसिंग सम वेट
ऑन देयर लाइकली अक्रेंस एंड द पोटेंशियल क्रेडिट कॉन्सिक्वेंसेस। इसी में अगर हम स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात करें तो दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड रिलेटिव रैंकिंग्स अमंग इशू एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ओवरऑल क्रेडिट वर्थीनेस, लेकिन जो एब्सोल्यूट डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है उसको ये मेजर नहीं करते हैं। अब आप जो सामने देख सकते हैं इनका जो रेटिंग स्केल है ये बिल्कुल ऐसा है। फिच और एसपी जो है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है, उसका रेटिंग का ग्राफ ऐसा है। इसमें जो हाईएस्ट है वो AAA है और मूडी का जो ग्राफ है वो ऐसा है। और मूडी ने अभी इंडिया को इस समय जो है डाउनग्रेड करके इस कैटेगरी में रखा हुआ है, और अर्लियर 2017 में इंडिया जो था वो इस रेटिंग पे था, तो इंडिया को अभी डाउनग्रेड कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में कैसे ये प्रूव किया गया है कि जो रेटिंग्स हैं वो बायस्ड हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वर्ल्ड की जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो उसको लोएस्ट रंग पे रखा जाए इन्वेस्टमेंट पे, उसको BBB या Baa3 जो रेटिंग है उस पे रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर हम इकोनॉमिक साइज और एबिलिटी टू रीपे डेब्ट की बात करें, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक साइज होगा और उसकी जो एबिलिटी होगी अपने डेब्ट को रीपे करने की, उस हिसाब से उसकी जो रेटिंग है वो AAA होनी चाहिए। लेकिन चाइना और इंडिया इस रूल पे 2 एक्सेप्शंस थे। 2005 में अगर आप इस इमेज में देखें, इस ग्राफ में देखें, तो 2005 के टाइम पे जब इंडिया टॉप 5 इकोनॉमीज में जब चाइना की जब टॉप 5 इकोनॉमीज में एंट्री हुई थी, तो चाइना की जो रेटिंग थी उसको भी जो है वो डिग्रेड कर दिया गया था। सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की भी जब एंट्री होती है तो इंडिया को भी देखो जो है वो डाउनग्रेड कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी एक एक्सेप्शन है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो और उसकी जो रेटिंग है वो इतनी डाउनग्रेड हो। और वैसा ही जो ट्रेंड है वो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसमें भी पाया गया। 1994 से सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की PPP टर्म्स में स्टीपली डिक्लाइन की है, तब की है जबकि चाइना और इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने परचेजिंग पावर पैरिटी पे। तो आप देख सकते हैं जब चाइना की टॉप 5 में एंट्री हुई तो उसको कैसे डिग्रेड किया गया, और उसी में जब इंडिया की एंट्री हुई तो उसको भी जो है वो डाउनग्रेड कर दिया गया। इसमें जो ब्लू वाली लाइन है ये स्टैंडर्ड एंड पुअर की है और जो रेड लाइन है वो मूडीज की है। तो जो कि एक बड़ी बड़ी ग्रिम पिक्चर आती है सामने कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, they downgraded East Asian countries more than what would have been justified by these countries worsening economic fundamentals। तो ये जो है ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे डज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स, तो आंसर है नो। बहुत सारे जो एकेडमिक जो लिटरेचर है उसमें हाईलाइटेड है ये कि जो बायस और सब्जेक्टिविटी है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में, स्पेशली कंट्रीज विद लोअर रेटिंग्स। तो इसमें कहा गया है कि जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स हैं दे टेंड टू बी रिएक्टिव स्पेशली फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज with significantly high probability of downgrade as well as higher size of downgrade as compared to developed countries। जितनी भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं जो EMEs हैं उनके लिए ये और भी रिएक्टिव हैं। तो उन्होंने कहा कि डाउनग्रेडिंग और अपग्रेडिंग जो है सॉवरेन डेब्ट की बिलो और अबव इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो है इसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट हो सकता है प्राइसेस पे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इफेक्ट कर सकती हैं ये रेटिंग्स। अगर उनको लगेगा कि ये कंट्री जो है डेब्ट पे नहीं कर सकती, अगर उनको बहुत लोअर रेटिंग पे रख दिया जाता है तो उससे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर फर्क पड़ता है। तो अगर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की अगर हम 143 सॉवरेनियंस की अगर हम रेटिंग्स को देखेंगे जो कि 9 एजेंसीज ने 6 कंट्रीज में बेस्ड है एजेंसीज, अगर हम उनकी रेटिंग्स देखें 143 कंट्रीज की तरफ तो हमें पता चलेगा कि ये जो है ये बायस्ड है अपनी कंट्रीज की तरफ, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनकी तरफ। अब अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया जो है क्लियरली नेगेटिव आउटलायर है। जो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ लेवल है उसके हिसाब से हमें जो है बहुत बहुत कम रेटिंग दी गई है। तो इसी में अगर बात किया जाए तो इंडिया रिमेन्स अ नेगेटिव आउटलायर करंटली रेटेड मच बिलो एक्सपेक्टेशन फॉर इट्स लेवल ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, rated much below for its level of consumer price index inflation across the India's sovereign credit ratings।
अगर हम जनरल गवर्नमेंट ग्रॉस डेप्ट की बात करें एज परसेंट ऑफ जीडीपी, तब भी जो है इंडिया नेगेटिव है। इन सारी ये जितने भी सिनेरियोज हैं, इन सब में जो है इकोनॉमिक सर्वे में टेस्ट किया गया है कि इन सब में जो है इंडिया रिमेन्स अ नेगेटिव आउटलायर। जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमें उससे बहुत बिलो रेटिंग है। साइक्लिकली एडजस्टेड प्राइमरी बैलेंस में, फिर करंट अकाउंट बैलेंस में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट, इन सब में जो है इंडिया रिमेन्स अ नेगेटिव आउटलायर। और ये बहुत क्लियरली जो है वो रिप्रेजेंट किया गया इकोनॉमिक सर्वे में। नेक्स्ट है, हैव इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स रिफ्लेक्टेड इट्स फंडामेंटल इन द पास्ट? तो आंसर है नो। India's negative outlier status with respect to its sovereign credit ratings vis-a-vis performance on several parameters remain true not only now but also during last 2 decades. India has consistently been rated below expectation as compared to its performance on various parameters during 2000 से 2020. इन दो पीरियड्स में अगर चेक किया जाए तो लगातार जो है इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बिलो इस कैपेसिटी रही है, बिलो इस एक्सपेक्टेशन रही है। नेक्स्ट है, डज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे? जो क्रेडिट रेटिंग्स, जो इंडिया को जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं, क्या वो शो करती हैं कि इंडिया के पास एबिलिटी है टू पे? तो आंसर है नो। उन्होंने कहा कि जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो मैप करती हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो बोरोर है क्या वो जो है अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाएगा, क्या अपने जो डेप्ट्स है वो दे पाएगा। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी तक इंडिया की जो है जीरो डिफॉल्ट हिस्ट्री है। फिर भी जो है अगर हम इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स को देखें तो इंडिया की जो रेटिंग है बहुत कम है। अगर हम इसके डिफॉल्ट्स की बात करें सिंस 1990 विच इज जीरो फॉर इंडिया, मेकिंग इट अ नेगेटिव आउटलायर। तो इंडिया की अगर हम एबिलिटी की पे करने की बात करें तो उसको सिर्फ हम इस चीज से नहीं देखेंगे कि हमारा एक्सट्रीमली लो फॉरेन करेंसी है जिसको हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं उनका साइज भी बहुत अच्छा है, जिससे हम इजीली जो शॉर्ट टर्म डेप्ट है प्राइवेट सेक्टर का एज वेल एज जो इंडिया का सॉवरेन नॉन सॉवरेन जो एक्सटर्नल डेप्ट है उसको भी जो है वो गवर्नमेंट जो है इजीली पे कर सकती है। इंडिया के पास ये एबिलिटी है। इंडिया का जो सॉवरेन एक्सटर्नल डेप्ट है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी तो सिर्फ 4% है, वो सिर्फ 4% है। अगर हम सितंबर 2020 की बात करें तो 2020 में जो है वो 4% है इंडिया सॉवरेन एक्सटर्नल डेप्ट। इसी में अगर हम बात करें इंडिया नॉन गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म डेप्ट जो है, इंडिया का नॉन गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म डेप्ट जो है एज पर परसेंट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व स्टूड एट 19% सितंबर 2020 में। और इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो हैं $584.24 जनवरी 15 2021 में। सॉरी, इसके साथ बिलियन जो है वो मिसिंग है। $584.24 बिलियन एज ऑफ जनवरी 15 2021, जो कि इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेप्ट है उससे जो ज्यादा है एज ऑफ सितंबर 2020। तो इंडिया की अगर हम नॉन गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म डेप्ट की बात करें तो वो फॉरेस्ट रिजर्व का 19% है सितंबर 2020 तक। इंडिया का जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो 584.24 बिलियन है जनवरी 15 2020 के अकॉर्डिंग, आरबीआई की फिगर के अकॉर्डिंग, जो कि ग्रेटर देन है इंडिया टोटल एक्सटर्नल डेप्ट बोथ सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन। और इंडिया का जो सॉवरेन फॉरेन डिनोमिनेटेड जो डेप्ट है उसको मीट किया जाएगा थ्रू इंडिया फॉरेस्ट रिजर्व्स, क्योंकि इंडिया जो है एक पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की स्टेज में है। हमारे यहाँ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट फॉरेन जो डेप्ट होगा उसको भी मीट किया जाएगा या तो प्राइवेट एक्सपोर्ट अर्निंग से और या फिर इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व से। तो यहाँ भी जो है हमारी एबिलिटी जो पे है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। तो इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व जो है इट कैन विथस्टैंड अ नेगेटिव 2.8 स्टैंडर्ड डेविएशन शॉक। तो इंडिया अगर अपने शॉर्ट टर्म डेप्ट ऑब्लिगेशंस को भी पे कर ले, उसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के भी डेप्ट ऑब्लिगेशंस को अगर वो पे कर ले, उसके बाद भी वो एक नेगेटिव 2.8 स्टैंडर्ड अगर डेविएशन कोई होती है तो इंडियन फॉरेक्स में इतनी कैपेसिटी है कि वो विथस्टैंड कर सकते हैं। Given private export earnings, India's large forest reserve are in fact an underestimation of its ability to repay its short-term obligations.
अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग चेंजेस ऑन सिलेक्ट इंडिकेटर्स। तो अगर हम बात करें 1998 से अब तक, तो इंडिया में 4 इंस्टांसेस हुए हैं जबकि क्रेडिट रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड हुई है, और 7 इंस्टांसेस हुए हैं जब अपग्रेड की गई है रेटिंग। रेटिंग्स जो है इंडिया के जो फंडामेंटल्स है उनको कैप्चर नहीं करती है, तो कोई सरप्राइज नहीं है कि इंडिया में इसका कोई भी जो है मेजर एडवर्स इम्पैक्ट नहीं देखा गया सिलेक्ट इंडिकेटर्स पे, जैसे सेंसेक्स पे, फॉरेन एक्सचेंज पे या यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो है इसका कोई भी असर जो है वो नहीं देखा गया। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंडियाज थ्रेशोल्ड सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग चेंजेस। इंडिया की जो सॉवरेन रेटिंग के जो डाउनग्रेड था ड्यूरिंग 1998 से 2018, वो कन्फाइन था टू द 1990s। किस चीज पे बेस्ड था वो? पोस्ट पोखरण जो सैंक्शंस लगे थे 1998 में, जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था इंडिया ने, उसके बाद जो सैंक्शन थे उसके चलते जो रेटिंग थी उसमें डाउनग्रेड था। और अपग्रेड्स जो थे वो सेकंड हाफ ऑफ 2000 में जो थे वो इंडिया में जो थे वो अपग्रेड की जो रेटिंग्स है उनको अपग्रेड किया गया इन रिकॉग्निशन ऑफ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेंथेंड फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसको कि हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन ईयर्स में थोड़ा कैसे जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो इम्प्रूव हुई थी। तो इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको मोडी ने जो है वो 2004 में अपग्रेड किया था, फिच ने 2006 में, और स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ने जो है वो 2007 में किया था। और अगर हम इस पीरियड की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इस समय एवरेज रेट ऑफ ओवर 6% जो थी ग्रो कर रही थी, और अप्रोक्सीमेटली 8% इन सेवरल ईयर्स ड्यूरिंग दिस, मतलब 6 to 8% जो थी इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, तब जाके इन लोगों की जो रेटिंग्स थी इनमें जो है वो चेंज आई है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मोस्ट ऑफ द डिकेड ऑफ 1990 और अर्ली 2000 जो थी, इंडियाज हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी, इट को एग्जिस्टेड विद द सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग ऑफ स्पेकुलेटिव ग्रेड। तो इंडिया की जो रेटिंग थी तब भी स्पेकुलेटिव ग्रेड में जो था इंडिया को रखा गया था, जबकि जो ग्रोथ रेट थी वो 6 to 8% के बीच जो जा रही थी। अब इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म बता दूं। आप बहुत जगह मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनकी बार बार बात होगी कि उनमें क्या आता है। तो उनमें आता है जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, जनरल गवर्नमेंट डेप्ट हो गया, ओवरऑल डेप्ट, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये सारा जो है इसमें इन इंडिकेटर्स में जो है इंक्लूड किया गया है। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट 2011-12 प्राइसेस इन रिलेशन टू सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग चेंजेस ड्यूरिंग 1998 से 2020 जो है उन्होंने इस ग्राफ में जो है वो डिस्कस की हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें जो रेड है ये डाउनग्रेडिंग के ईयर्स हैं जब रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया। तो एक डाउनग्रेडिंग जो है 1998 99 के पास आई, फिर 2001 और 2 के पास आई। और अगर हम अपग्रेड की बात करें तो एक अपग्रेड 2003 to 4 है, फिर 4 to 5 है, 6 to 7 है, फिर 17 to 18 है। जबकि इन ईयर्स में जो ग्रोथ है इनहैंस हो रहा है। तो कोई भी जो एक क्लियर जो पैटर्न है वो सामने नहीं आता रिलेटेड टू चेंजेस इन जीडीपी ग्रोथ एंड सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स चेंजेस। तो इन दोनों का जो है वो कोई क्लियर पैटर्न नहीं है कि जिस हिसाब से अगर हम जीडीपी ग्रोथ देखें तो हमारी जीडीपी ग्रोथ के साथ जो है इसका कोई भी जो है एक क्लियर पैटर्न ड्रॉ नहीं होता। इसी तरह हम इस ग्राफ में देखेंगे इंडियाज फिजिकल डेफिसिट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन रिलेशन टू सॉवरेन क्रेडिट चेंजेस ड्यूरिंग 1998 से 2020। तो इसमें भी जो है फिजिकल डेफिसिट जो है वो बताया गया है, और जो रेड है उसमें जो है डाउनग्रेडिंग के ईयर्स बताए गए हैं, और सिमिलरली जो ग्रीन है वो अपग्रेड को सिग्निफाई करता है। इन ईयर्स में जो है वो रेटिंग्स जो है वो अपग्रेड हुई। लेकिन अगर हम यहाँ आके देखें तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट में काफी चेंज आई, बस स्टिल जो अपग्रेडिंग थी वो यहाँ थी। तो इससे हमें इस ग्राफ से हमें ये क्लियर हुआ कि जितनी भी सॉवरेन क्रेडिट ऑपरेटिंग अपग्रेड्स थे दे अक्कर्ड इन ईयर्स दैट विटनेस लोअर फिजिकल डेफिसिट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब ये जो ग्राफ है इसमें एवरेज चेंज इन एनुअल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स जो है 1998 से 2018 तक दी गई है। ये जो है एवरेज ऑफ डाउनग्रेड्स हैं, ये एवरेज ऑफ अपग्रेड्स हैं, ये एवरेज ऑफ थ्रेशोल्ड डाउनग्रेड्स है, और ये एवरेज ऑफ थ्रेशोल्ड अपग्रेड्स है। ईयर बिफोर है, ईयर ऑफ चेंज है, और ईयर आफ्टर है कि उसके आफ्टर इफेक्ट क्या था। तो क्लियरली पता चलता है कि ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ इंडियन सॉवरेन क्रेडिट चेंजिंग्स जो एवरेज परफॉर्मेंस है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वो बेटर देन थी या सिमिलर थी प्रीवियस ईयर से।
तो एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुई है या सिमिलर रही है इन द ईयर आफ्टर क्रेडिट रेटिंग। तो अगर हम ओवरऑल 98 से 2018 देखें तो ये चेंज जो है ये ऑब्जर्व होती है। अब जो है पॉलिसी इम्प्लीकेशन पे आते हैं। सबसे पहले इंडिया की जो फिजिकल पॉलिसी है, इट शुड बी गाइडेड बाय कंसिडरेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेदर देन बी रिस्ट्रेन्ड बाय बायस्ड एंड सब्जेक्टिव सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स। कि इंडिया की जो फिजिकल पॉलिसी है, इट शुड बी गाइडेड बाय कंसिडरेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर की जो हेडिंग है वो यहाँ पे उन्होंने कंक्लूड कर दी है कि जो सॉवरेन रेटिंग्स है वो बायस्ड है, उनका इम्पैक्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो सॉवरेन रेटिंग्स हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को, और ये जो ओपेक और जो बायस्ड जो क्रेडिट रेटिंग्स है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एफपीआई फ्लोज को जो है वो डैमेज करती हैं। इनको अमेंड करना चाहिए ताकि जो भी इकोनॉमी की जो ट्रू जो एबिलिटी है या जो कैपेसिटी है डेब्ट को पे करने की, वो जो है और क्लियर हो, लेस सब्जेक्टिव हो, ताकि जो एक ट्रू पिक्चर है वो सामने आए। अगर वो कंट्री वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है, अगर उसके पास कैपेसिटी है पे करने की, तो उसकी जो रेटिंग है वो भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसको लेके इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको एक साथ होना चाहिए इस बायस को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये बाकी कंट्रीज के साथ भी ऐसा ही है, ताकि जो फ्यूचर के जो क्राइसिस हों इस मेथोडोलॉजी के फॉल्ट्स के चलते जो है फ्यूचर में क्राइसिस ना हो। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है यही कंक्लूड होता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने ओवरऑल यही बताना चाहा है कि जितनी भी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इनकी जो रेटिंग्स हैं वो बायस्ड हैं। तो कैसे इंडिया को जो है विदाउट फियर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 जो है इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, कन्फ्लिक्ट और कन्वर्जन। इसमें बात की गई है कि इंडिया को इनइक्वालिटी पे फोकस करना चाहिए या पॉवर्टी पे फोकस करना चाहिए। तो इसमें क्लियरली जो है वो ये कंक्लूजन निकाला गया है कि जो इंडिया की जो अभी डेवलपमेंट स्टेज है उसमें हमें पॉवर्टी एलिवेशन पे वर्क करना चाहिए रेदर देन इनइक्वालिटी पे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कोट है वो है पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम, जिसको कि दिया है एरिस्टोटल ने। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पोस्ट जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनमें ये आर्गू किया जा रहा है कि जो इनइक्वालिटी है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक एसेंशियल फीचर है कैपिटलिज्म का, जिससे कि ये क्लियर होता है कि एक कन्फ्लिक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बीच की। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे जो है इनइक्वालिटी जो है वो इंटर रिलेटेड है। लेकिन इसके उल्ट जो है वो इंडिया और चाइना में देखा गया है, क्योंकि जो उनकी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या है कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो है वो पॉवर्टी जो है वो कम हुई है इन दोनों कंट्रीज में। तो जो कन्फ्लिक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वालिटी का, इसकी अगर कोई सबसे डिफरेंट एग्जांपल आई है तो वो इंडिया और चाइना की तरफ से आई है। तो जो एडवांस इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, वो फोकस कर सकती हैं इनइक्वालिटी को एलिवेट करने में, क्योंकि उनकी जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, और वहाँ क्या है पॉवर्टी के जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, लेकिन इंडिया में क्या है रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा है। Thus they may resolve the trade-off between growth and inequality by leaning towards elevating inequality। तो वो जो है वो एडवांस इकोनॉमीज हैं वो इनइक्वालिटी को एलिवेट करने के लिए जो है वो काम कर सकती हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर ये है कि बोथ द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ पॉवर्टी और जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है दे आर लो इन एडवांस इकोनॉमीज, तो उससे ये जो फैक्ट है वो जनरेट होता है। अगर ऐसा है तो अगर एक डेवलप इकोनॉमी है इंडिया जैसी, तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ईजिली अवॉइड कर सकती है नियर फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का एक तरफ, और दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट स्कोप है कि मिलियंस ऑफ लोगों को जो है वो पॉवर्टी से जो है वो निकाल सकता है। अब अगर बात करें नेक्स्ट की, तो उन्होंने कहा कि जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग और उनका जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस हिसाब से वो लोग जो है इनइक्वालिटी को एलिवेट करने के लिए जो है वो फोकस दे सकते हैं। दे मे रिजॉल्व द ट्रेड ऑफ बिटवीन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी बाय लीनिंग टुवर्ड्स एलिवेटिंग इनइक्वालिटी। लेकिन अगर डिस्पाइट फेसिंग सेम ट्रेड ऑफ जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, फोकसिंग ऑन इनइक्वालिटी जो है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में काम नहीं कर सकता गिवन द स्टेज ऑफ डिफरेंस इन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो सर्वे है ये अच्छे से इस चीज को एग्जामिन करेगा इफ इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ कन्फ्लिक्ट और कन्वर्ज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट और नॉट। तो इसी को हम आगे चल के देखते हैं। तो
अब बात करते हैं ग्रोथ, इनइक्वालिटी एंड सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स इंडिया वर्सेस एडवांस इकोनॉमीज। तो एडवांस इकोनॉमीज में हायर इनइक्वालिटी जो है इट लीड्स टू एडवर्स सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स, बट जो इनकम पर कैपिटा है और जो मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर बहुत कम इफेक्ट आता है। लेकिन जो हायर इनइक्वालिटी है उससे क्या एडवर्स सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स आते हैं। लेकिन अगर हम इसी को इंडियन स्टेट के साथ कंपेयर करें तो इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ इनइक्वालिटी एंड इनकम पर कैपिटा कोरिलेट सिमिलरली विद सोशो इकोनॉमिक आउटकम। ये डिफरेंस है एडवांस इकोनॉमीज में और इंडिया की स्टेट्स में। तो इसमें जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ हेल्थ आउटकम जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेट करता है विद इनइक्वालिटी एंड इनकम पर कैपिटा अक्रॉस इंडियन स्टेट्स। अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें तो जो इंडेक्स ऑफ हेल्थ आउटकम है वो पॉजिटिवली कोरिलेट करता है विद बोथ इनइक्वालिटी एंड इनकम पर कैपिटा, जो कि क्लियरली विजिबल है। लेकिन अगर वही हम लोग एडवांस इकोनॉमीज की बात करें तो जो इनइक्वालिटी है इट कोरिलेट्स नेगेटिवली विद द इंडेक्स ऑफ हेल्थ एंड सोशल आउटकम्स, वाइल इनकम पर कैपिटा जो है वो पॉजिटिवली जो है वो कोरिलेट करता है। तो ये क्लियर है कि जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनमें ग्रोथ और इनइक्वालिटी में जो कन्फ्लिक्ट है वो क्लियरली जो है विजिबल है। लेकिन वही अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें तो इनइक्वालिटी और जो ग्रोथ है वो कन्वर्ज करते हैं इन देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ अमंग इंडियन स्टेट्स। और सेम रिजल्ट मिलता है अगर हम इंडेक्स ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी और क्राइम को अगर हम इन सारे इंडेक्सेस को भी अगर हम चेक करेंगे तो सेम रिजल्ट जो है वो मिलता है कि इनइक्वालिटी और ग्रोथ जो है कन्वर्स करते हैं इंडियन स्टेट्स में, और जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनमें कन्फ्लिक्ट है ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बीच में। सिमिलरली अब एक और सिनेरियो को हम लोग चेक करते हैं जिसमें कि जो ड्रग यूज है उसके साथ जो है वो इंडियन स्टेट्स और जो एडवांस कंट्रीज हैं उनको देखा गया है कि कोरिलेशन इनइक्वालिटी और ग्रोथ का ड्रग यूजेस में क्या होता है। तो ये क्लियरली एविडेंट है अगर हम इंडियन स्टेट्स को देखें और अगर एडवांस कंट्रीज के ग्राफ को अगर हम देखें तो ये बहुत क्लियर है कि नाइदर इनइक्वालिटी नॉर इनकम पर कैपिटा जो है इंडियन स्टेट्स में वो कोरिलेट करता है ड्रग यूजेस के साथ। लेकिन अगर हम एडवांस कंट्रीज की बात करें तो जो इनइक्वालिटी है वो कोरिलेट करती है स्ट्रांगली विद ड्रग यूजेस। तो इंडिया के केस में क्या है कि कोई भी जो है वो इनइक्वालिटी है जो इनकम पर कैपिटा है वो स्ट्रांगली कोरिलेट नहीं करता इंडियन स्टेट के सिनेरियो में, लेकिन वाइसा वर्सा है एडवांस इकोनॉमीज में। अब एक फीचर है जिसमें जो है इंडियन जो स्टेट्स है जो इंडियन स्टेट्स है उनका और अगर एडवांस इकोनॉमीज का कहीं अगर कोई सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है, लगा है कि दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो है मेंटल हेल्थ में। तो मेंटल हेल्थ में अगर हम इंडियन स्टेट्स में देखें और एडवांस इकोनॉमीज में देखें, द इफेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड इनकम पर कैपिटा जो है रिमेन सिमिलर अक्रॉस इंडियन स्टेट्स एंड एडवांस इकोनॉमीज। जितने भी सिनेरियोज को अभी तक देखा गया उन सब में मेंटल हेल्थ ही है जहां पे क्या है सिमिलर इफेक्ट है इनइक्वालिटी और इनकम पर कैपिटा का। सिमिलरली जब बर्थ, डेथ और फर्टिलिटी रेट्स को जब यूज किया गया इनइक्वालिटी और इनकम पर कैपिटा को देखने के लिए सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स में अक्रॉस इंडियन स्टेट, तो ये पता चला कि जो बर्थ और फर्टिलिटी रेट्स थे दे डिक्लाइन विद इनइक्वालिटी एंड इनकम पर कैपिटा। जो बर्थ और फर्टिलिटी रेट है वो दे डिक्लाइन विद इनइक्वालिटी एंड इनकम पर कैपिटा, और जो डेथ रेट्स हैं वो कोरिलेट नहीं करते विद इनइक्वालिटी और इनकम पर कैपिटा। अब बात करते हैं आर द पैटर्न सिमिलर अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स एंड मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिफरेंट टाइम पीरियड्स। द रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडियन स्टेट्स, जो कि है इनइक्वालिटी इन ऑनरशिप ऑफ एसेट्स जिसको कि गिनी कोएफिशिएंट में मेजर किया हुआ है बेस्ड ऑन एसेट्स, और इनइक्वालिटी ऑफ कंजम्पशन। दो इनइक्वालिटीज को जो है वो लिया गया है, इनइक्वालिटी इन ऑनरशिप ऑफ एसेट्स और इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कंजम्पशन। इन दोनों इनइक्वालिटीज को लिए गए जो कि गिनी कोएफिशिएंट पे बेस्ड है। जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं, जो गिनी कोएफिशिएंट है वो डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी बताता है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो इससे क्लियरली ये सजेस्ट करता है कि एक वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टू इनइक्वालिटीज इन इंडिया, और जिससे ये इंप्लाई होता है कि जिन स्टेट्स विद ग्रेटर कंजम्पशन इनइक्वालिटी आर द वंस फेसिंग ग्रेटर एसेट इनइक्वालिटी एज वेल, कि जिनमें जो है ग्रेटर कंजम्पशन इनइक्वालिटी है उनमें ग्रेटर एसेट इनइक्वालिटी भी है।
और आगे फर्दर अगर हम इसमें देखें तो जो लाइन ऑफ इक्वालिटी ऑफ 45 डिग्री है, जो 45 डिग्री जो गिनी कोएफिशिएंट में वो एक परफेक्ट इक्वालिटी ऑफ इनकम बताता है। तो उससे ये पता चलता है कि जो एसेट इनइक्वालिटी है वो ज्यादा है देन कंजम्पशन इनइक्वालिटी। अगर दोनों को चेक किया जाए लाइन ऑफ इक्वालिटी पे तो ये पता चलता है कि इंडिया में जो एसेट इनइक्वालिटी है वो ज्यादा है रेदर देन कंजम्पशन इनइक्वालिटी। और लेकिन जो इनइक्वालिटी ऑफ कंजम्पशन है वो ज्यादा मैटर करती है रेदर देन इनइक्वालिटी ऑफ एसेट और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है वो ये बताता है कि जो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड है उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपनी कंजम्पशन को स्मूथ रखें, भले बोरिंग से किसी से बोरो करके या सेव करके। लेकिन जो बोरो करना और जो सेविंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में जो है वो डिफरेंट हैं, क्योंकि जो हायर इनकम वाला ग्रुप है वो हायर सेविंग कर सकता है। तो इसीलिए जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो ट्रू इनइक्वालिटी नहीं बताता दैट इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स एज कंज्यूमर्स इनकाउंटर। और अगर हम बात करें सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की और इनइक्वालिटी की, तो इनका जो कोरिलेशन है बहुत रोबस्ट है इरिस्पेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी यूज्ड गिनी कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन एसेट और रेशियो ऑफ कंजम्पशन ऑफ टॉप 5% ऑफ पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू बॉटम 5% ऑफ पॉपुलेशन। ऑल्सो जो रिलेशनशिप है इट रिमेन सिमिलर अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो अगर हम डाटा को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है जो इनइक्वालिटी 2004 में थी विद इनइक्वालिटी इन 2011। जिन स्टेट्स में लोअर इनइक्वालिटी 2004 में थी वो वही स्टेट्स लोअर जो इनइक्वालिटी है 2011 में भी जो है वो वही एक्सपीरियंस कर रहे थे। इस ग्राफ में क्लियरली रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन बेस्ड गिनी कोएफिशिएंट फॉर ईयर 2004 और जो 11 है वो इंडियन स्टेट्स में दिया हुआ है। यहाँ पे 2011 का दिया है और 2004 का दिया है। तो इसमें जो है ये क्लियरली पता चलता है कि जो 2004 में जो सिचुएशन थी वही जो है वो 2011 में भी है, सेम स्टेट्स में। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो कन्फ्लिक्ट इनइक्वालिटी और इनकम ग्रोथ में जो एडवांस कंट्रीज में ऑब्जर्व किया जाता है, अगर हम उसको इंडियन स्टेट्स में या इंडिया में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उन कंट्रीज में सेम नहीं है जिनकी की हाई ग्रोथ रेट है और हाई लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। अब हम बात करते हैं चाइना की कि चाइना ने कैसे एक चेंज लाया है। तो चाइना ने एक एक्सेप्शनल चेंज लाया है, अपनी एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट्स जो है 1970 से उसने जो है वो रिड्यूस करने स्टार्ट किए हैं। हेड काउंट रेशो ऑफ पॉवर्टी जो है वो 94% से चाइना ने रिड्यूस कर ली है 1980 से 2015 तक रूरल चाइना में। और इस 32 इयर्स के टाइम में 1980 से 2012 के बीच में जो पर कैपिटा नेट इनकम है रूरल पॉपुलेशन की वो एनुअल एवरेज ऑफ 6.9 से जो है वो बड़ी है। और जो बॉटम 20% लोग थे और जो 40% हाउस होल्ड थे उनकी भी जो इनकम है वो भी जो है बड़ी है। जो बॉटम 20% है उनकी 4.5% से बड़ी है और जो 40% हाउस होल्ड थे उनकी 6% से जो है वो एनुअली जो है वो इनकम इंक्रीज हुई है। और जो टॉप क्वांटाइल हाउस होल्ड्स थे उनकी इनकम जो है वो 7.5% एनुअल रेट से जो है वो ग्रो की है एज पर डाटा बाय वर्ल्ड बैंक। तो इसमें अगर हम बात करें तो चाइना की जो सस्टेन इनकम ग्रोथ है वो ट्रिकल डाउन की है। जितनी उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो एक्सक्लेट हुई है उससे 1 बिलियन प्लस जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सरप्लस जो लेबर थी उसको उसने अर्बन एम्प्लॉयमेंट में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है। इतनी बड़ी जो है वो ह्यूज चेंज है। जो नॉन फार्म जॉब्स हैं वहां पे एज अ पर्सन ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है स्टार्टिंग में जब उसने स्टार्ट किया था 29% जो थे, अब जो है 70% जो है वो नॉन फार्म जॉब्स हैं चाइना में। तो इतने लोग जो हैं वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट में आए हैं और जिससे कि अब ये क्लियर है कि चाइना जो है ऑन द रोड है टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। तो एक स्टार्क एग्जांपल है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो है जो पॉवर्टी का लेवल है वो कम हुआ है। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी और पॉवर्टी। तो अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी क्या है? डिग्री ऑफ डिस्पर्शन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, इनकम और कंजम्पशन।
और पॉवर्टी क्या है? एसेट, इनकम और कंजम्पशन ऑफ दोज एट द बॉटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉवर्टी जो है उसको हम कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो अगर पॉवर्टी को हम कंसेप्चुलाइज कर लेते हैं, अगर हम पॉवर्टी को रिलेटिव टर्म्स में कंसेप्चुलाइज करते हैं तो फिर इसको इनइक्वालिटी से डिस्टिंग्विश करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों सेम हो गए। तो अ रिलेटिव मेजर ऑफ पॉवर्टी इज इंडीड अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। और अगर हम पॉवर्टी को कंसेप्चुलाइज करते हैं एब्सोल्यूट सेंस में, तो हम फोकस करते हैं एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एसेट, इनकम और कंजम्पशन ऑफ दोज जो कि लोअर एंड पे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। तो फिर इंक्रीज इन इनइक्वालिटी में बी अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन पॉवर्टी। इस हिसाब से अगर इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है तो जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। तो इससे जो पॉलिसी है उसको, इंडियन जो पॉलिसी है उसको पॉवर्टी को एड्रेस करना चाहिए, ना कि इनइक्वालिटी को, क्योंकि अभी जो हमारी जो सिचुएशन है हमें पॉवर्टी को एड्रेस करना चाहिए, ना कि इनइक्वालिटी को। लेकिन हाँ, अगर कोई कंट्री बहुत रिच हो तो ये पॉसिबल है कि अगर एक कंट्री में इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो जो रिच लोग हैं वो सोसाइटी में बढ़ेंगे, तो एक तरफ जो लोअर स्ट्रेटा होगा उसमें फ्रस्ट्रेशन आएगी, क्राइम बढ़ेगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो उसमें इनइक्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिया का लेवल ऑफ डेवलपमेंट है करंटली, इंडिया को पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस करना चाहिए थ्रू ग्रोथ रेदर देन इनइक्वालिटी। 21 स्टेट्स के पैनल को 4 इयर्स के लिए 93, 94, 2004, 5, 9, 10, 11, 12 जब इन सबको कोरिलेट करके जब देखा गया रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी, तो रिजल्ट ये मिला कि जिन स्टेट्स में लार्ज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हुई है उन्होंने उसके साथ ही प्रोपोर्शनल रिडक्शन भी ली है इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज वेल। तो लार्ज रिडक्शन इन पॉवर्टी जो है उसके साथ साथ क्या हुआ है, रिडक्शन हुई है इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज वेल। तो अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की तो उसमें एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो तीनों आ जाते हैं। तो पॉवर्टी के साथ साथ जो है इन मेजर्स में भी जो है वह इंप्रूवमेंट हुई है। द एसोसिएशन बिटवीन ग्रोथ and change in multidimensional poverty is negative, reinforcing the idea that growth leads to poverty reduction। ये बात क्लियर हुई है कि जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो होती है विद ग्रोथ। और अगर हम इन फाइंडिंग्स की बात करें तो बिल्कुल कंसिस्टेंट है हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ भी। वर्ल्ड बैंक ने अपनी 2000 की फाइंडिंग में कहा था कि इंडिया कुड अचीव सस्टेन्ड डिक्लाइन इन पॉवर्टी ड्यूरिंग 1970 to 90s, तभी जब उसका जीडीपी जो है वो 3.5% से इनिशियल ईयर्स में जो है वो ग्रोथ दिखाना चालू कर देगा। तो ये चीज तब भी थी कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारी जीडीपी ग्रो करेगी तो पॉवर्टी रिडक्शन ये ऑटोमेटिकली होगी। ऑल्सो राइज इन ग्रोथ ऑफ मीन कंजम्पशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 87% ऑफ कुमुलेटिव डिक्लाइन इन पॉवर्टी, वाइल रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है उसने सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट किया ओनली 13% पे। तो अब ये जितने भी हमने सिनेरियोज देखे इंडिया में और हमने कंपेयर किया इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि गवर्नमेंट को किस स्ट्रेटेजी पे फोकस करना चाहिए। तो इस चैप्टर में क्लियरली बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी एंड सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स एक तरफ और इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑन द अदर हैंड। तो इस चैप्टर में जो है वो क्लियरली बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी एंड सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑन वन हैंड और इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑन अदर हैंड इज डिफरेंट इन इंडिया। अगर हम इसको एडवांस इकोनॉमीज के साथ ऑब्जर्व करते हैं दोनों में जो है डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या है कि डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो वर्क करेंगे। तो इंडिया में रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तभी फिजिबल है अगर जो साइज ऑफ इकोनॉमिक पाई है वो ग्रो करेगा। तो इंडिया के पास अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन की ऑप्शन नहीं है रेदर देन कि इंडिया जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन पे वर्क करे। तो इस चैप्टर में यही कंक्लूड किया गया है कि इंडिया को जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस करना चाहिए रेदर देन इनइक्वालिटी। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंक्लूड होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 जो कि है हेल्थ केयर टेक सेंटर स्टेज फाइनली। तो अगर हम कोविड-19 के पैंडेमिक की बात करें तो एक चीज़ की इंपॉर्टेंस तो पता चल ही चुकी है जो कि है हेल्थ सेक्टर और इसकी इंटरलिंकेजेस बाकी की सेक्टर्स के साथ। क्योंकि जो पैंडेमिक था उसने बता दिया कि कैसे जो हेल्थ केयर क्राइसिस है वो इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस में जो है वो बदल सकता है। तो इसमें जो कोट है वो ये है, इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसको महात्मा गांधी जी ने ये बात कही है कि जो हेल्थ है वो रियल वेल्थ है रेदर देन गोल्ड एंड सिल्वर। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि जो हेल्थ है वो इफेक्ट करती है डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ को डायरेक्टली थ्रू लेबर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक बर्डन ऑफ इलनेस। इससे जो है
जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हेल्थ से डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो WHO ने 2004 में कहा था कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अगर 50 से 70 ईयर्स तक इंक्रीज की जाए, अगर उसमें 40% इंक्रीज आए, तो उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका रेट भी 1/4% पॉइंट्स पर ईयर जो है वो इंक्रीज होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कंट्री की, वो कोरिलेट करती है पॉजिटिवली विद पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो कोरिलेट करती है नेगेटिवली विद इंक्रीज इन पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है फॉर हेल्थ इंक्रीज, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स। For instance, an increase in public health expenditure from current levels in India to 3% of GDP can reduce the out of pocket expenditure from 60% currently to 30%. तो इतनी बड़ी जो है वो चेंज आ सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट है उसकी उसकी ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट बजट्स की हेल्थ केयर में, कि उसमें जो है प्रायोरिटाइज किया जाए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स को, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, फाइनेंशियल हार्डशिप ना हो ड्यू टू आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स मेड फॉर हेल्थ केयर। तो सिग्निफिकेंट जो मार्केट फेलियर्स होते हैं उसके लिए जो हेल्थ केयर है उसने उसके लिए जो केयरफुल डिजाइनिंग है किन चीजों पे जो वो बेस्ड होनी चाहिए। तो की इनहेरेंट और अनचेंजिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर की प्लानिंग के लिए हैं, उनमें जो 3 की फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला है अनसर्टेनिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड। तो हेल्थ सेक्टर में जो है अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। तो नीड फॉर हेल्थ केयर जो है इज ड्रिवन ऑफन बाय फैक्टर्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और प्रेडिक्टेड, जिनको पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे हमने कोविड-19 की सिचुएशन देखी है, ये कभी भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की थी। और इसी के साथ ही कुछ डिमांड्स हैं जो कि इनइलास्टिक हैं, स्पेशली फॉर इमरजेंसी केयर। तो जब ऐसी अनसर्टेनिटी और वेरिएबिलिटी है, तो इसमें जो बेस्ट पॉसिबल जो सॉल्यूशन है वो ये है कि पूलिंग ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स वाया हेल्थ इंश्योरेंस, उससे क्या है जो हेल्थ रिस्क है वो थोड़ा रिड्यूस हो सकता है मैक्रो लेवल पे एटलीस्ट। अब इसमें जो सेकंड जो की जो है वो है इंफॉर्मेशन असिमेट्री। तो हेल्थ केयर में जो पेशेंट होता है उसको रियरली जो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी पता नहीं होती, जब तक वो उसको परचेज नहीं करता, और यहाँ उसको कभी भी पता नहीं चलता। कुछ सर्विसेज के लिए जैसे प्रिवेंटिव केयर या मेंटल हेल्थ है, तो पेशेंट्स को कभी भी पता नहीं चलता कि जो प्रोवाइडर है उसने सही जॉब की या नहीं की। इसमें एक एग्जांपल जो दी गई है वो ये दी गई है कि सपोज आप अगर कोई डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड अगर अपनी कोई ट्रीटमेंट कराते हैं स्किन से रिलेटेड, आपको बहुत जल्दी इफेक्ट से पता चल सकता है कि ट्रीटमेंट सही हुई या नहीं हुई। लेकिन उसी के कंपैरेटिव अगर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है एवेल्युएट करना कि उसकी क्वालिटी प्रोवाइड की गई या नहीं की गई। अब जैसे केसेस में देखा गया है प्रेगनेंसी केसेस में कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्रॉफिट बनाने के लिए सी सेक्शन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो कहीं न कहीं जो है वो ओवर यूज़ कर रहे हैं सी सेक्शन को। तो ये जो है, ये इसका ड्रॉबैक है। While reputation can partially mitigate this market failure, the design of healthcare system must account for this market failure. Otherwise क्या होगा? There will be lead to loss of consumer faith and resultant under investment in healthcare. फिर लोग क्या है कि हेल्थ केयर में जो है इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगी, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कंज्यूमर का जो फेथ है वो बिल्कुल ही खत्म होने लगेगा। अब इसमें थर्ड जो सिचुएशन जो आती है वो है हाइपरबॉलिक टेंडेंसीज की। इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज होते हैं जो कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट ना भी हो। जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, अनहेल्दी फूड लेते हैं, जब कोई प्रॉब्लम सवेयर आ जाती है तभी उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। अब जैसे कोविड के टाइम पे अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहा, तो कहीं न कहीं वो खुद को भी हार्म पहुँचा रहा है और बाकियों को भी जो है वो हार्म पहुँचा रहा है। तो जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, ये सब ऑप्टिमल सिर्फ़ उस पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि इसकी जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं वो एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम पे जो है वो बर्डन है थ्रू हायर कॉस्ट एंड पुअरर आउटकम्स। अब जैसे इंडिया के केस में देखा गया है कि बहुत सारी वुमेन को जो है सर्वाइकल कैंसर होता है, लेकिन या ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन अनडिटेक्टेड रहता है लास्ट स्टेज तक, क्योंकि कोई भी जो है वो हेल्थ केयर को जो है प्रायोरिटी नहीं देता। अब नेक्स्ट है कोविड-19 एंड इंडियाज़ हेल्थ केयर पॉलिसी। तो अगर कोविड-19 के बाद अगर देखा जाए तो की पोर्टफोलियो जो डिसीजन है हेल्थ केयर पॉलिसी का वो होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंस है वो
कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की रिलेटिव इंपॉर्टेंस पे जो है फोकस करना चाहिए। 71% ऑफ जो ग्लोबल डेथ है और 65% जो डेथ है इंडिया में, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के द्वारा होती है। इसमें बताया गया है कि बिटवीन 1990 एंड 2016 एनसीडीज का नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 37% इंक्रीज हुआ है, जो कि 60% हो गया है, सारे 61% हो गया ऑल ओवर जो डेथ्स हैं उनके लिए। इसके लिए गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से है बेटर सैनिटाइजेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्वच्छ भारत और हर घर जल अभियान जो प्रोग्राम्स हैं, ऐसे कैंपेन्स पे फोकस कर रही है। जैसे अगर आप इसमें देखें इस ग्राफ में, तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ओवर द ईयर इसका जो ग्राफ है कैसे ये बढ़ रहा है। तो ये सडनली जो है ग्राफ में बहुत बड़ी जो है वो चेंज है। और दूसरी तरफ अगर हम कम्युनिकेबल मैटरनल, न्यूनेटल और न्यूट्रिशनल डिजीजेस को देखें तो कहीं ना कहीं उनका ग्राफ जो है वो एकदम कम जा रहा है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनका बर्डन जो है बढ़ता जा रहा है। अगर हम कोविड-19 में भी देखें तो सबसे ज्यादा रिस्क पे यही लोग थे जिनको ये वाली डिजीजेस थी। जैसे कि एक और ग्राफ में उन्होंने दिखाया है कि टॉप 10 रीजंस ऑफ डेथ जो थे उनमें से, जैसे सबसे पहले जो है हार्ट डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, फिर जो है लंग से रिलेटेड जो सीओपीडी है, जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, फिर स्ट्रोक जो हो गया। 3 मेन रीजंस यही हैं और इनमें परसेंटेज चेंज जो 2009 से 19 में है, 40% इंक्रीज है, 35% इंक्रीज है, 28% इंक्रीज है। और फिर उसी में अगर डायबिटीज को देखा जाए जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसका जो उसमें परसेंटेज चेंज जो है वो सबसे ज्यादा है, 54.2% जो है वो परसेंटेज चेंज आई है। फिर जो लीवर की डिजीज है सिरोसिस, उसमें 14.3% चेंज है। तो देखा जाए तो ओवरऑल डेथ में जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो है वो शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अब उसी तरफ गवर्नमेंट ने जो पॉइंट रखा है कि बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कोई इंश्योरेंस नहीं है अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो पैंडेमिक की जो सिचुएशन आई, इसमें अगर ग्रेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो एडवांस इकोनॉमीज ने बनाया था, वो भी जो डिजीज बर्डन था जो पैंडेमिक ने क्रिएट किया उसको संभाल नहीं पाए। जैसे हमने फेलियर देखा इटली के केस में, यूएस के केस में, बहुत सारी जो एडवांस इकोनॉमीज थी वो इस बर्डन को जो है वो झेल नहीं पाई। तो अब जो नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस है, हो सकता है कोविड-19 से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो जो फोकस है हेल्थ केयर सिस्टम को बिल्ड करने का, वो जनरली स्पेशल फोकस नहीं होना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज पे, बल्कि ओवरऑल जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब बात करते हैं इंडियन हेल्थ केयर करंटली। जितनी भी हेल्थ केयर एक्सेस में और क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, फिर भी जो हमारी क्वालिटी है वो 1990 में 24.7 थी, उससे राइज होके जो है 41.2 हुई है इन 2016। फिर भी जो इंडिया है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। मतलब इंडिया का जो हेल्थ केयर एक्सेस है अभी भी इतना लो है कि उसका कंपैरिजन लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ किया जाता है, दो की बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। और क्वालिटी और एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, इन दोनों पे इंडिया का जो रैंक है वो 145th है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो कुछ फ्यू सब सहारन जो कंट्रीज हैं, कुछ पैसिफिक आइलैंड्स नेपाल और पाकिस्तान हैं, वही इंडिया के जो हैं बिलो रैंकिंग में थे। बाकी सारी कंट्रीज जो हैं इंडिया से बेटर हैं ऑन क्वालिटी एंड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर। तो जैसे आप अगर मोर्टेलिटी टू पुअर क्वालिटी हेल्थ केयर देखें बाय कंट्री वाइज, तो ये जो है 119 से 208, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है कंप्लीटली इसी स्ट्रक्चर में आता है, पाकिस्तान भी इसी में, अफगानिस्तान भी, लेकिन हम फोकस इंडिया पे करेंगे। तो अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के साथ बाकी और कौन सी कंट्रीज मैच कर रही हैं, तो अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो मैच कर रही हैं। तो ये बहुत ग्रिम पिक्चर है जब इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसके बाद जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस तरह से है। अब आते हैं लो एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन। एट 3.4%, 3 या 4% पे जो हॉस्पिटलाइजेशन जो रेट है इंडिया का, वो लोएस्ट है इन द वर्ल्ड। जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनकी एवरेज 8 to 9% है, और जो ओईसीडी कंट्रीज हैं उनका 13 to 17% है, और इंडिया का जो रेट है वो 3.4% है।
प्लस आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हाईएस्ट लेवल है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का इन द वर्ल्ड इंडिया का। इसमें जो है कंपैरिजन दिया है हेल्थ एक्सपेंडिचर का अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। तो अगर हम इसमें ग्लोबल के साथ कंपेयर करें तो इंडिया में जो है पॉपुलेशन विद हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ग्रेटर देन 10% जो इनकम है वो 5 पॉइंट जो है वो ज़्यादा है ग्लोबल से। और अगर हम 25 ग्रेटर देन 25% ऑफ इनकम की बात करें तब भी जो है वो 1 पॉइंट जो है ज़्यादा है। तो इंडिया का अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें डिफरेंट रीजन्स में तो इंडिया बहुत पीछे है ग्लोबल एवरेज से भी। लेकिन अगर हम रीसेंट डाटा देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सब्सिडी है वो इम्प्रूव हुई है इन फेवर ऑफ पुअर, और ज़्यादातर जो है मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ केयर में। पहली स्टडीज जो थी वो आर्गू करती थी कि जो पब्लिक सेक्टर बेस्ड हेल्थ केयर है वो प्रो रिच है, लेकिन अगर आप रीसेंट डाटा देखेंगे तो आपको चेंज मिलेगी। अगर आप यहाँ इन पेशेंट केयर की बात करें तो अगर पुअरेस्ट में हम देखें तो 46% का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, वहीं अगर हम रिचेस्ट में देखें तो डिक्लाइन गया है। उसी में अगर हम आउट पेशेंट केयर की बात करें तो पुअरेस्ट में जो है 17% का इंक्रीज आया है, और इसमें जो रिचेस्ट है उनमें कम हुआ है। जो प्री नेटल केयर है उसमें 24% जो है वो इंक्रीमेंट देखा गया है पुअरेस्ट के लिए, और रिचेस्ट के लिए जो है वो वही फिगर है। इसी में अगर हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी देखें तो उसमें भी 24% जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। अगर पोस्ट नेटल केयर को भी देखें तो उसमें 3% हुआ है। तो जो है ये एक अच्छी पिक्चर है कि जो पब्लिक सेक्टर बेस्ड हेल्थ केयर है वो प्रो रिच नहीं है। अब बात करेंगे लो बजट एलोकेशंस फॉर हेल्थ केयर। जैसे कि हेल्थ केयर एक स्टेट सब्जेक्ट है इंडिया में, तो जो हेल्थ केयर है तो ये बहुत मैटर करता है कि जो स्टेट है वो कितना स्पेंड कर रही है जब हम गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्पेंडिंग को एग्जामिन करेंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ अकाउंट 2017, 66% ऑफ स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर इज डन बाय स्टेट्स, और इंडिया का रैंक है 179th आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन प्रायोरिटाइजेशन अकॉर्डिंग टू हेल्थ इन इज गवर्नमेंट बजट्स। अगर हम दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट बजट को देखें तो इंडिया का रैंक 179th है 189 कंट्रीज में, जो कि बहुत ही पुअर सिचुएशन है। और सोचो इंडिया की जो प्रायोरिटाइजेशन है हेल्थ के लिए वो किन कंट्रीज से सिमिलर है। हयाती और जो जैसे सूडान है, ये वो कंट्रीज हैं जो डोनर डिपेंडेंट हैं, उनके साथ जो है इंडिया की हेल्थ स्पेंडिंग जो है वो कंपेयर होती है। तो ये जो है इसमें हेल्थ केयर स्पेंडिंग अक्रॉस डिफरेंट इंडियन स्टेट्स जो है वो बताया गया है। तो एक तरफ जो है वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया गया है, दूसरी तरफ जो है वो हेल्थ केयर पे कितना जो है वो स्टेट्स जो है स्पेंड कर रही हैं वो दिया गया है। तो इसमें क्लियरली विजिबल है कि जिन स्टेट्स में हायर पर कैपिटा स्पेंडिंग है दे हैव लोअर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो कि ग्लोबल लेवल पे भी ट्रू है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हायर पब्लिक स्पेंडिंग है हेल्थ केयर पे वो की जाए ताकि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो। इसके लिए एक चीज़ क्लियर है कि जो रिचर स्टेट्स हैं वो टारगेट करें कि हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जो जीडीपी है वो 2.5 to 3% जो है वो हेल्थ केयर पे स्पेंड करे। 2.5 to 3 जो है 3% ऑफ जीडीपी जो है वो हेल्थ केयर पे लगाए। लो ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ, जो हेल्थ स्टेटस है किसी भी कंट्री का क्रूशली किन चीज़ों पे डिपेंडेंट करता है, उस कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक तरफ और वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स पे। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स है, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं, डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, तो जो हेल्थ सिस्टम है वर्क नहीं कर सकता। तो बहुत सारी स्टडीज ने एक पॉजिटिव कैजुअल जो है वो लिंक बताया है बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ वर्क फोर्स इन अ हेल्थ केयर सिस्टम एंड हेल्थ आउटकम्स। अगर आपके पास जो वर्क फोर्स है वो उतनी है जितनी रिक्वायर्ड है उस पॉपुलेशन के लिए, तो जो हेल्थ आउटकम है वो भी बेटर है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीगेट डेंसिटी बताई है। उन्होंने कहा है कि 44.5 पर 10,000 पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ वर्कर्स हैं वो होने चाहिए, और उनकी कोशिश है कि एक एडवोकेट जो है स्किल मिक्स हेल्थ वर्कर्स हों ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव किया जाए बाय 2030।
ये जो है उन्होंने एक रेंज रखी है 44.5 की, जो एक एग्रीगेट डेंसिटी है, लेकिन उन्होंने एक लोअर रेंज भी प्रिस्क्राइब की है, वो है 23 हेल्थ वर्कर्स पर 10,000 पॉपुलेशन टू अचीव 80% ऑफ बर्थ्स अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स। उन्होंने एक फिगर तो दी है 44.5 की, लेकिन उसी के साथ ही उन्होंने एक लोअर रेंज भी प्रिस्क्राइब की है जो कि है 23, ताकि एटलीस्ट जो 80% बर्थ्स हों वो अटेंडेड हो बाय स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो इंडिया की जो अगर एग्रीगेट ह्यूमन रिसोर्स की हेल्थ डेंसिटी में बात की जाए तो वो क्लोज टू 23 है, लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट्स में, वो बहुत जो है वो प्रॉपर नहीं है, और जो स्किल मिक्स है जिसमें डॉक्टर, नर्स, मिडवाइफ्स रेशो हैं वो भी एडुकेट नहीं है अभी। तो आप इसमें देख सकते हैं लेस देन एडुकेट डेंसिटी जो है वो वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, JNK, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, दिल्ली, इन सब में जो है वो इनएडुकेट है। और लेस देन मिनिमम डेंसिटी में कितनी स्टेट्स हैं, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें ह्यूमन रिसोर्स की जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो कमी है इंडिया में। अब बात करेंगे अनरेगुलेटेड प्राइवेट एंटरप्राइज इन एन इंडस्ट्री मार्क्ड बाय हाई लेवल ऑफ मार्केट फेलियर। भले जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंक्रीज हुए हैं हॉस्पिटल में और आउटपेशेंट केयर्स में, लेकिन फिर भी इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है टोटल हेल्थ केयर में वो डोमिनेट करता है। अराउंड 74% ऑफ आउटपेशेंट केयर, 65% जो हॉस्पिटलाइजेशन जो केयर है वो प्राइवेट सेक्टर ही मीट करता है अर्बन इंडिया में। और इंडिया में जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेथ्स हैं वो इसीलिए होती हैं ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, ना कि इनसफिशिएंट सक्सेस के लिए। मतलब हॉस्पिटल्स हैं, लोगों के पास एक्सेस है, लेकिन क्या है जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है वो बहुत पुअर है। और ये जो प्रोपोर्शन है ये हायर है नेबरिंग कंट्री से और दुनिया की जो बाकी कंट्रीज है उनसे। ये हमने पीछे जो ग्लोबल जो एक फिनोमिना देखा था वर्ल्ड वाइड, ये बिल्कुल वही पिक्चर दर्शाता है कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले जो है पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है इंडिया में। और अगर हम बात करें कि जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो वो कोई ज़्यादा बेटर नहीं है जब उसको हम पब्लिक सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे। जबकि अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ की ट्रीटमेंट, अगर आप कैंसर की ट्रीटमेंट लें, कार्डियो की, इंजरीज की, गैस्ट्रो की, रेस्पिरेटरी की, तो कितने में जो है 6 टाइम्स ज़्यादा है, 5 टाइम्स ज़्यादा है, 8 टाइम्स ज़्यादा है। इतना ह्यूज जो कॉस्ट है। इवन कि कोविड-19 में कितनी न्यूज़ में ये चीज़ आई थी कि जो हॉस्पिटल थे पर डे का 1 लाख रुपए चार्ज माँग रहे थे। तो इस हिसाब से कितनी ग्रिम पिक्चर है अगर हम दोनों की ट्रीटमेंट को कंपेयर करें। अब बात करते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को किन चीज़ों पे जो है वो ध्यान देना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है? तो हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर जो हैं उनको सोचना चाहिए क्रिएटिंग एजेंसीज टू असेस द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जिसमें कि डॉक्टर और हॉस्पिटल जो हैं दोनों की जो क्वालिटी है उस पे कोई चेक रखा जाए। तो अगर इसकी एक एग्जांपल की बात करें तो यूके में 2004 में उन्होंने क्वालिटी एंड आउटकम फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या असेस करना चाहते थे, उसमें उन्होंने नेशनल स्टैंडर्ड सेट किए थे मेजर क्रोनिक डिजीजेस के लिए। सारे डॉक्टर्स का जो एनुअल अप्रेजल लिया जाता था। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ क्लिनिकल ऑडिट्स थे, ताकि जो बाकी क्लिनिक्स है उनकी जो प्रैक्टिसेस है उनको कंपेयर किया जाए। और कितनी बार जो होता था वो पब्लिक डाटा रिलीज करते थे, ताकि कंपैरिजन जो है लोगों के सामने भी आ पाए कि कौन सा क्लिनिक जो है या कौन से डॉक्टर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छा, जो हॉस्पिटल है ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है। इनको जो है केयरफुली इवैल्यूएट करना चाहिए और इनको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर हम डेटा डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम उसके डाटा को यूज़ कर सकते हैं। उसको हम लोग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लॉगरिथम्स के साथ यूज़ करें, तो हमारी ये जो असिमेट्री की जो प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट, हम लोग इसको बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और फाइनली जो इन्फॉर्मेशन असिमेट्रीज की हम लोग बात किए हैं कि पता नहीं ट्रीटमेंट कैसी दी, कोई जज नहीं कर सकता है, जो कि अनरेगुलेटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सब ऑप्टिमल लेवल पे रखती हैं हेल्थ केयर में। उसके लिए एक सेक्टोरल जो है रेगुलेटर जो है वो होना चाहिए, जो कि रेगुलेशन और सुपरविजन कर पाए हेल्थ केयर सेक्टर की। तो ये एक बहुत सीरियस ऑप्शन है इंडिया के लिए, जिससे कि जो हमारा हेल्थ केयर है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इसी में गवर्नमेंट ने बात की है टेलीमेडिसिन की। तो कोविड-19 पैंडेमिक में जो एक चेंज देखी गई है वो ये देखी गई कि टेलीमेडिसिन की जो ऑप्शन है उसको लोगों ने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है।
जिसके लिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने मार्च 2020 में टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस भी जारी की थी। इसी के अंडर गवर्नमेंट ने जो ई संजीवनी जो लॉन्च की थी, अ पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन सिस्टम, उसमें मिलियन जो है वो कंसल्टेशंस हुई जब से वो लॉन्च हुआ है। ऐसी ग्रोथ जो है वो प्रैक्टो में भी देखी गई, जिसमें कि 500% इंक्रीज आया ऑनलाइन कंसल्टेशन में। सिर्फ 3 महीने में लोगों ने टेलीमेडिसिन को इतना ज़्यादा ऑप्ट किया। तो अगर जैसे हम लोग डिजिटाइज़ कर रहे हैं इंडिया को, तो अगर हम इंटरनेट एक्सेस में इन्वेस्ट करें, तो उससे जो है टेलीमेडिसिन जो है और बढ़ेगा। तो इससे क्या है, जैसे हमने देखा कि ज्योग्राफिक डिस्पैरिटीज़ हैं, जो हेल्थ केयर है वो जो वर्कर्स हैं वो सब जगह जो है इक्वली इंडिया में नहीं है। बहुत सारी स्टेट में हेल्थ केयर ऑप्शंस नहीं है। तो टेलीमेडिसिन जो है एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है इंडिया के पास उस चीज़ को सॉल्व करने का। तो एंड में इस चैप्टर में यही कंक्लूड किया गया है कि जो पैंडेमिक में हमने देखा कि जो हेल्थ केयर है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कैसे वो हेल्थ केयर क्राइसिस जो है इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस में बदल गया, उसी को ध्यान में रखते हुए और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको कवर करने के लिए इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए अपनी हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को कंट्री में बढ़ाने के लिए। तो ये जो टॉपिक है आपको ऐसे राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस साल जो है हेल्थ केयर बहुत बड़े फोकस में रहेगा और इसमें आपको क्लियरली पता चल गया कि इंडिया में क्या कमियां हैं और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही वॉल्यूम 1 के जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।